Hey guys, what's up? So this is CA Pranav, a chartered accountant by qualification and your educator for CA Foundation Paper 3 Maths Stats LR. I know, पेपर बहुत जल्दी आने वाले हैं। सर मैथ से बहुत डर लगता है। सर वैसे तो सारा हो गया है लेकिन कुछ चैप्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है एंड प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ देम। बिल्कुल चिंता मत करो, ये एक सुपर क्विक रिवीजन होने वाला है। कॉन्सेप्ट भी कवर होंगे, प्रॉब्लम भी कवर होंगी, लेकिन मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कवरेज कैसे? सो विदाउट राइटिंग व्हाट आई हैव टेकन इज, यहाँ पर मैं जो नोट्स लूंगा वहां पर सॉल्यूशन भी साथ में होंगे, तो हम लोग कम समय में जल्दी जल्दी टू द पॉइंट चीजें डिस्कस करके पूरा का पूरा मैक्सिमम कवरेज विद इन अराउंड 1.5 से 2 आवर्स के बीच में सेशन हमारा एंड कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर को। सिर्फ ये सेशन देख के चले जाओ, इट विल बी बेटर देन लीविंग द एंटायर चैप्टर। यस, ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेट्स बिगिन विद द प्रोबेबिलिटी। सर प्रोबेबिलिटी के ऐसा चैप्टर है जो परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस और सेट रिलेशन फंक्शंस पर डिपेंडेंट है। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों मैंने पहले सेट रिलेशन फंक्शन करवाया, उसके बाद मैंने परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस कराया, मतलब दोनों में से कोई पहले कोई बाद में करवाया, और अब हम प्रोबेबिलिटी शुरू कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको 3 एक्सरसाइज मिलेंगी, सेट ए, सेट बी और सेट सी। अगर आप सेट ए की बात करो तो इजी क्वेश्चंस और मॉडरेट क्वेश्चंस होंगे, सेट बी में आपके मॉडरेट क्वेश्चंस होंगे और सेट सी में मॉडरेट प्लस एडवांस होंगे। हमारा टारगेट मात्र और मात्र इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस पर है। कुछ एडवांस क्वेश्चंस की वजह से हमें हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी लूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जुलाई, जैन, नवंबर सारे ही अटेम्प्ट में मॉडरेट लेवल के ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। एडवांस लेवल के इक्का दुक्का कभी कोई आ गया तो आ गया, अदरवाइज नहीं आता है सर। तो आपको उस चीज पर जाना ही नहीं है और आपको उस चीज को लेकर स्ट्रेंथ बनानी है। हाँ भाई, मुझे ये आता है ना, ये मेजॉरिटी नंबर का आता है, तो मुझे टेंशन की बात नहीं है। ये बस करो भाई, तुम लोग क्या लिख रहे हो सर? आप रटवाते हो। कोई नए बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनको लगेगा सच में लिख रहे हो तुम कि मैं रटवाता हूं। बताओ यार, हद हो गई यार। मजाक मजाक में चलता है, तुम ऐसे बार बार लिखोगे लाइव चैट में तो लोगों को क्या लगेगा बताओ? हमारे नए मेहमान जो हमारे साथ डेली जुड़ते हैं यूट्यूब में, उनको कैसा लगेगा? उनको लगेगा कि देखो ये सर कैसे रटवाते हैं, नहीं देखना उनका। ऐसे थोड़ी होता है यार। तुम तो यार मेरी बैड इमेज क्रिएट कर रहे हो मार्केट में यार। दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। चलो ठीक है सर, तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन एंड बेसिक टर्म्स के साथ। हियर वी गो। ओ माय गॉड सर, सही बोल रहे थे। आपके पास पढ़ना नहीं चाहिए, पता नहीं क्या क्या चीजें दिखाते हो। कल कितने लोग हार गए भाई इसमें, कई कितने लोग हार गए कल। क्या है सर ये? तो दिस इज गैम्बलिंग। आपको पता है प्रोबेबिलिटी की शुरुआत कहां से हुई है? कई सालों पहले कुछ मैथमेटिशियन लोग जिनको गैम्बलिंग की लत लग गई थी, वो अपने विनिंग चांसेस बढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स का उपयोग करने लगे और उन्होंने प्रोबेबिलिटी को जन्म दे दिया। तो ओरिजिनली इट वाज मैथ्स, ओरिजिनली इट वाज मैथ्स, लेकिन अब वो स्टैट्स का पार्ट बन गया, क्योंकि पहले तो स्टैट्स सब्जेक्ट ही नहीं हुआ था। धंधा करो तो बड़ा करो नडेला भाई, वरना मत करो, ऐसा बोल रहे हैं अंबानी जी। किसको बोल रहे हैं? अंबानी जी सारे डिसीजन रिपोर्ट्स पे, कैलकुलेशंस के बेसिस पर नहीं करते। बहुत सारी चीजें जो हैं वो अपने पर्सनल जजमेंट, अपने एक्सपीरियंस, अपने पर्सनल बिलीफ, अपना एटीट्यूड, अपना जो इंट्यूशन होता है उसके बेसिस पर करते हैं। तो यार अगर तुम किसी बिजनेस पे जा रहे हो, अब तुम्हारे रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं कि 50% चांसेस है कि तुम इसमें फेल हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी गट फीलिंग बोल रही है कि नहीं भाई नहीं, ज्यादा ज्यादा है, मेरे को तो लगता है मैं कर लूंगा। तो गट फीलिंग अपनी जगह है भाई, वो मैनेजमेंट में काम आती है। तो जो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी की बात चल रही है सर, वो मैनेजमेंट में काम आती है। पर क्या जो हम अभी पढ़ने वाले वो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है? जी नहीं सर, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी को पढ़ा नहीं जा सकता है। जो हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी विच इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड मैथ्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर सिलेबस, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही। ये देखो क्या शानदार कमरा भाई। इस कमरे में मैं जूम करके जाता हूं, मेरे बेड के जस्ट राइट में जो एक स्विच बोर्ड है, जैसे मैं वहां पहुंचा और मैंने क्लिक किया, ये क्या है सर? बटन को प्रेस करना। बटन को प्रेस करना मतलब कोई भी ऐसा काम करना जिससे कुछ रिजल्ट मिले। तो मैं जैसे ही बटन को प्रेस करता हूं तो पता है रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट ये मिलता है कि सर लाइट बंद या चालू हो जाती है, या फैन चालू या बंद हो जाता है, ऑन या ऑफ हो जाता है। तो ये हुआ एक्सपेरिमेंट। जैसे मैंने डाइस उठाया और उसको फेंका, तो ये फेंकना भी एक परफॉर्मेंस था, उससे कुछ रिजल्ट मिला। या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, या तो फिर यहां पर मैंने कॉइन उछाला और हेड आएगा या टेल आएगा। ये भी एक रिजल्ट मिलना है, एक परफॉर्मेंस होना है। डाइस में से कोई एक कार्ड उठाया, ये सब चीजें। तो सर हम लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअली रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट शुरू होता है एक्सपेरिमेंट वर्ड से। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कोई भी परफॉर्मेंस जिससे कुछ आउटकम या रिजल्ट मिले। लेकिन अगर मैं बात करूं रैंडम एक्सपेरिमेंट की, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है सर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट जो है वो बाय चांस हो। मतलब जिसको करने के बाद आप ऐसा बोल नहीं सकते कि यही आएगा। आपको ये पता है इनमें से कुछ आएगा, लेकिन सर्टेनली या इम्पॉसिबली ऐसा बोल नहीं सकते कि क्या आएगा। दैट इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट।
एग्जाम्पल, जब आपने कॉइन उछाला तो कॉइन उछालने के बाद हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। आप ऐसा बोल सकते हो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हेड ही आएगा। समझ रहे हो? सिमिलरली डाइस में भी वही होगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग याद आ गया। अब इवेंट वर्ड का मतलब होता है शादी ब्याह बर्थडे पार्टी के ऑर्डर यहां पर लिए जाते हैं। अरे नहीं भाई, वो वाला थोड़ी है। शादी ब्याह बर्थडे पार्टी जिसके ऑर्डर लिए जाते हैं वो वाली बात थोड़ी चल रही भाई यहाँ पर। तो कौन सी बात चल रही सर? अरे यहाँ पर बात चल रही है हमारे जो रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ना, उससे जो रिजल्ट मिलता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, जैसे कि मान लो आपने डाइस फेंका, डाइस फेंकने से आपका 1 2 3 4 5 या 6 आया। ये जो 6 चीजें हैं, इन 6 में से जो रिजल्ट्स मिल रही है, जो रिजल्ट्स है तुम्हारे 1 आना 2 आना 3 आना, ये रिजल्ट्स हैं। इन्हीं को प्रोबेबिलिटी की दुनिया में इवेंट्स बोला जाता है। तो अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट है तो वो रिजल्ट है, लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट अगर कोई है ना तो उन्हें हम इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है सर? चलो, 1 सेकंड का लैग आया, लेकिन लक्ष्य भाई ना रुक नहीं पा रहा है, उसको लिखना जरूरी है। 1 सेकंड के लैग में तुमको बियर नहीं हुआ भाई? 1 सेकंड का लैग था, एग्री करता हूं यार, चलता यार, चलता यार, 1 सेकंड का लैग था यार, मैनेज कर लो यार, क्या करते हो यार। चलो, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, सबसे बेसिक वाली प्रोबेबिलिटी सर जहां से शुरुआत होती है। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी होती है, जिसे कि हम प्रायर डेफिनेशन भी बोलते हैं, बहुत पुरानी डेफिनेशन है, बर्नौली और लैप्लेस ने दी थी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल टू ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ये तो कोई भी नहीं भूल सकता भाई, ये तो सबको आता है। अब सुनो, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में ये एक फॉर्मूला बहुत काम आता है तुमको। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुमने एक कॉइन उछाला, उसके दो आउटकम्स आ रहे हैं, 2 इवेंट्स आ रहे हैं, हेड या टेल। पर अगर मैं तुमसे बोलता हूं कॉइन को 2 बार उछालो, तो तुम्हारे कितने एक्सपेरिमेंट आएंगे? तो तुम बोलोगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, 4। फिर मैंने बोला कॉइन को 3 बार उछालो, तो कितने आएंगे? तो तुमने बोला एच एच एच, एच टी टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी, टी टी टी। 8 हो गए। ये 8 यार कब तक मैनुअली गिनते रहोगे? कब तक जिंदगी में मैनुअल काम करते रहोगे? थोड़ा तो ऑटोमेट करो। ये आ गया फॉर्मूला कि भाई अगर तुम्हारा एक बार में एक्सपेरिमेंट में 2 आउटकम आ रहा है, एक बार परफॉर्म करोगे तो 2 ही रहेगा, 2 बार परफॉर्म करोगे तो 4 इवेंट्स आ जाएंगे, 3 बार परफॉर्म करोगे तो 8 आ जाएंगे। वही मुझे बताओ, अगर मैं 5 बार मेरे कॉइन को फेंकता हूं, आखिर कब तक ऐसे मैनुअली काउंट करते रहोगे? तो बताओ, अगर 5 बार तुम कॉइन को फेंकते हो तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे? सर 32। उम्मीद है आपको ये वाला फॉर्मूला याद आ गया होगा। अब ये देखो, dice is thrown, etc., etc. A dice is thrown. What is the probability of occurrence of number 5? 5 का आना, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो तुम बोलोगे देखो यार 1 2 3 4 5 6, उसमें से एक ही फेवरेबल दिख रहा है, ओनली 5, तो 1/6, बात खत्म। ठीक है? उसके बाद ये देखो डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवन नंबर? इवन नंबर, तो इवन नंबर मतलब डाइस में इवन नंबर क्या क्या आते हैं? 2 4 और 6। तो 3 फेवरेबल आउटकम हो गए, तो 3/6। अब 3/6 को तुम 3/6 रहने दो, 1/2 लिख दो, या 0.1 0.5 लिख दो यार, वो तुम्हारी मर्जी है यार, इतना अपने हिसाब से चला लो, कोई दिक्कत नहीं। पेज नंबर एग्जांपल नंबर 16.1, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। 3 टाइम है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, कॉइन का 3 बार उछालना, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 8 2 की पावर 3। अब आपसे पूछ रहा है उसमें से कितनी बार 2 हेड्स आए? एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो मैंने बोला यार देखो, एक तो HHT, एक HTH और एक THH। HHT, HTH और THH, ये 3 मेरे फेवरेबल आउटकम हो गए, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल 16.2, अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस। डाइस को तुम 2 बार उछाल रहे हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स? इसका मतलब क्या सर? पहले तो ये समझिए आप कि डाइस को 1 बार उछालोगे तो 6 आउटकम होते हैं, तो डाइस को 2 बार उछालोगे तो कितने आउटकम होंगे? 36। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कितनी बार ऐसा होता है कि डिफरेंस एग्जैक्टली 2 पॉइंट का आ रहा है? एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स का डिफरेंस। तो मैंने बोला देखो 1 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 3 6 4 4 2 3 1, मतलब 8 पॉसिबल आउटकम है। तो ये तो मैनुअली करना पड़ेगा भाई, इतना काम तो मैनुअली करना पड़ेगा। एक बात आपको खास बताता हूं मैं, अगर हम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखने जाए ना, तो डाइस और कॉइन पर ही ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि आप लोग क्या हो, आप लोगों को एक्सपर्टीज नहीं करनी प्रोबेबिलिटी में, आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी समझा रहे हैं आपके माइंड को शार्प करने के लिए, और कहीं ना कहीं उसको समझने के लिए डाइस और कॉइन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डाइस और कॉइन में बिल्कुल गड़बड़ मत करना, बाकी चीज में थोड़ा सा भी अगर दिक्कत होती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डाइस और कॉइन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम विल बी 7 और मोर? अब बताओ, 2 डाइस एक साथ फेंकोगे 36 आउटकम, सम कैसे आता है? दोनों डाइस का टोटल सम कहलाता है। अभी बोल रहा है सम जो है वो 7 और मोर कैसे आएगा? तो 7 और मोर मतलब
1 6 कर दिया तो 7, 2 5 कर दिया तो 7 3 4, ऐसे करके मैं पॉसिबल आउटकम काउंट करते गया कि 7 सम आ जाए, इसके 6 आउटकम्स हैं, 8 सम आ जाए, इसके 5 आउटकम है। टोटल जब मैं करने गया तो ओवरऑल 21 फेवरेबल आउटकम बन गए, तो 21/36 काम बन गया। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट शेयर्स 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल। तो भाई एग्जैक्टली 2 टेल तो 4 में से कोई एक ही पॉसिबल आउटकम है, तो 1/4 डन। कॉइन टॉस वंस, ये वाला आप समझ चुके हो, 2 की पावर n, 2 की पावर n वाला कंडीशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी, 0 से 1 तक। इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव जल्दी बताइए लाइव चैट में, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव? सर 0 भी इंक्लूड रहेगा, 1 भी इंक्लूड रहेगा। अगर कभी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है तो इट इज कॉल्ड एज श्योर। 1 मतलब होना ही होना है, 0 मतलब कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। तो प्रोबेबिलिटी A is 0 मतलब A is an impossible event, प्रोबेबिलिटी ऑफ A is 1 मतलब A is a sure event। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई। रोलिंग अ डाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ 7 इन इट। अब बताओ भाई, तुमको बोल रहे हैं कि एक डाइस तुम फेंक रहे हो, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है, एक डाइस तुमने एक बार डाइस फेंका, बताओ उसमें 7 आ जाए। अरे भाई एक डाइस में 7 कैसे आएगा, इम्पॉसिबल ना, 0। तुमने डाइस फेंका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि नेचुरल नंबर आ जाए? भाई मैं डाइस फेंकूंगा ना तो कुछ भी हो नेचुरल नंबर ही आएगा, क्योंकि 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है। अगर मैंने डाइस फेंका तो नेचुरल नंबर ही आना है ना भाई, तो श्योर इवेंट हो गया ये, 1/1 कंप्लीटली श्योर इवेंट। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही है, यस और नो गाइस? चैंपियंस, ओ चैंपियंस, 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 ठीक है चलो। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लीमेंट्री लिख दिया मतलब ना होना। कॉम्प्लीमेंट्री सेट भी तुमने पढ़ा था, तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी भी वैसे ही आ जाएगा, ना होना। अब एक इवेंट है ए, उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है मान लो 3/7 बी, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सर 1 में से 3/7 हटा दो, सिंपल। कैसे डिनोट करोगे? अगर आपका इवेंट ए डिनोट हो रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ए के ऊपर ऐसे डैश या फिर ए के ऊपर ऐसे बार, किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। चलो सर, नाउ टॉसिंग विन ट्वाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ 2 हेड्स। अच्छा, अपीयरेंस ऑफ 2 हेड्स, अगर आपने 2 बार टॉयस फेंका और 2 हेड आ जाए, पता नहीं क्या लिखा हुआ है भाई यहाँ पर, अच्छा नहीं आने का, हाँ 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/4, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिंग ऑफ 2 हेड्स? नॉट कमिंग ऑफ 2 हेड्स 1 - 1/4, ठीक है सर 3/4। अब ये देखो, बैग कंटेंट 15 रुपए का कॉइन, 25 रुपए का कॉइन, 10 रुपए का कॉइन। अगर एक बैग में से आप एक कॉइन रैंडमली सिलेक्ट करते हो तो वो 1 रुपए का ना निकले, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो मैंने बोला देखो सबसे पहले निकालते हैं कि 1 रुपए के कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या है। मैंने बोला टोटल मेरे पास 50 कॉइन है, 15, 25 और 10। 15 1 रुपए वाले, 25 2 रुपए वाले और 10 कॉइन है 5 रुपए वाले, टोटल 50 कॉइन है। 50 में से 1 रुपए वाले कॉइन है 15, तो 15/50 इज माई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्टिंग 1 रुपी कॉइन? 1 - 15/50। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई। फिर आता है सर हमारे पास ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट। एक कॉन्सेप्ट होता है ऑड्स इन फेवर। ऑड्स इन फेवर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ऑड्स इन फेवर होता है आपका एक रेशियो। अब जैसे आपको दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, मतलब आपके टोटल में से जितने फेवरेबल नहीं है उन्हें हम अनफेवरेबल बोलते हैं। देखो मान लो आपके टोटल आउटकम 10 है और आपके फेवरेबल आ रहे हैं 7, तो कितने फेवरेबल नहीं है? 3 अनफेवरेबल आउटकम हो गए, ठीक है सर। ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल का रेशियो, ऑड्स अगेंस्ट का मतलब होता है अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल का रेशियो। तो 7/3 लिख दूंगा तो वो कहलाएगा ऑड्स इन फेवर, 3/7 लिख दूंगा तो वो कहलाएगा ऑड्स अगेंस्ट। सिंपल है भाई, सिंपल है बिडू, सिंपल है ना बिडू। चलो अब जैसे देखो कोई भी क्वेश्चन अगर मैं तुमको दूं, जैसे मैंने तुमको क्वेश्चन दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 6/11, तो तुमको ये तो समझ में आ गया कि 6 है मेरा फेवरेबल आउटकम, 11 है मेरा टोटल। जल्दी बताओ अनफेवरेबल कितने? अगर 11 टोटल हैं, 6 फेवरेबल हैं, तो बचे हुए 5 अनफेवरेबल हो गए। बताओ अब ऑड्स इन फेवर क्या है? तो 6/5, और ऑड्स अगेंस्ट क्या है? 5/6। सिंपल सिंपल सिंपल। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये होता है, ऑड्स इन फेवर ये होता है, ऑड्स अगेंस्ट ये होता है। कितनी बार रिपीट किया था? ये रहा आपके सामने फॉर्मूला, फेवरेबल इवेंट्स ऊपर, अनफेवरेबल नीचे, अनफेवरेबल ऊपर, फेवरेबल नीचे, ऑड्स अगेंस्ट। चलिए सर ये होमवर्क आपके पास था, इसको निकालें हम लोग। इफ अ डाई इज रोल्ड वंस, ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग अ पॉइंट विच इज मल्टीपल ऑफ 3। तो सबसे पहले तो मैं बोलता हूं इवेंट ए इज मल्टीपल ऑफ 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हो जाएगा आपका मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन होता है? 3 और 6 विच इज 2/6 मतलब 1/3। तो अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज ऑड्स इन फेवर,
तो ऑड्स इन फेवर हो जाएगा मेरा फेवरेबल आउटकम 1, अनफेवरेबल 2, 1/2 या 2/4 जो भी बोल दो एक ही बात है सर, 1:2 आना चाहिए अल्टीमेटली, 1:2। ठीक है सर। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड व्हेन 2 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ये तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है भाई, ये तो इजी वाले क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या ये 3 चीजें आप निकाल पाओगे? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये तीनों में से कोई भी एक चीज गिवन हो, बाकी 2 चीज आप निकाल पाओगे तो 3 बत्तियां जलाइए दिमाग की। ये क्वेश्चन बहुत चांसेस है आने का, याद करोगे मुझे क्वेश्चन आ जाएगा तो, या तो ऑड्स इन फेवर दिया होगा प्रोबेबिलिटी पूछ रहा होगा, या ऑड्स अगेंस्ट दिया होगा प्रोबेबिलिटी पूछ रहा होगा, या प्रोबेबिलिटी दिया होगा ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट पूछ रहा होगा। तीनों चीज बननी चाहिए हमको आपस में इंटरचेंज करके। ठीक है सर, कुछ भी हो जाए सर, हमको तीनों चीज बननी चाहिए, दैट्स ऑल, इंपॉर्टेंट है सर। कूल। नाउ लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की लिमिटेशन क्या है? क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की लिमिटेशन क्या है? तो सर एक तो ये जब इवेंट्स फाइनाइट होते हैं तभी काम आता है, दूसरा ये उन्हीं टाइप के एग्जांपल्स में काम आता है जहां पर आपके हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी बराबर है। ठीक है सर, मतलब यहाँ पर अभी हमारा कोई भी 2 इवेंट्स को जोड़ना, उनको कॉम्बो करना, ये सब हम यहाँ पर नहीं सीखते सर, वो हम सेट कॉन्सेप्ट आने के बाद सीखते हैं। ये इसकी लिमिटेशन थी। फिर हम आए थे प्लेइंग कार्ड्स में। ये देखो सर, आप फिर से ऐसी चीजें सिखाने लगे, नहीं भाई जरूरी है समझना इसको। सबसे पहले होता है हमारे पास 4 तरीके के सूट्स। कौन कौन से सूट्स होते हैं सर? सूट्स होता है सबसे पहले काला पान, जिसको इंग्लिश में स्पेड्स बोलते हैं। दूसरा सूट्स होता है लाल पान, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में हर्ट्स बोलते हैं। फिर होता है सर ईट, जिसको कि हम इंग्लिश में डायमंड्स बोलते हैं। फिर आता है हमारे पास चीड़ी, जिसको इंग्लिश में हम क्लब्स बोलते हैं। कूल। फिर आती है रैंकिंग। रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो रैंकिंग होता है तुम्हारा एस, किंग, क्वीन, जैक, ये तुम्हारे फेस कार्ड हो गए। बाकी बचे अदर कार्ड तुम्हारे हो जाएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे करके अगर तुम टोटल काउंट करने जाओगे तो तुम्हारे 13 कार्ड्स होंगे। ठीक है सर, तो बताओ अगर 13 रैंक्स हो गई और 4 टाइप के तुम्हारे सूट्स हो गए तो टोटल कितने कार्ड्स हो गए? 52। ये देखो अपन ने क्या लिख के बनाया था, पूरा भाई पूरा लिख के बनाया था। ऐसे 52 कार्ड्स होंगे तुम्हारे, है ना, ऐसे 52 कार्ड्स होंगे। चलो, कौन मुझे बताएगा एक कार्ड का नाम? चलो ये, इसका नाम बताओ। ये जिसको मैंने रेड कलर का बॉक्स बना दिया, इसका इंग्लिश नाम बताओ सारे लोग। इसको इंग्लिश में क्या नाम दोगे? जल्दी बताओ, इसको इंग्लिश में क्या नाम दोगे? देखते हैं कि इतने सारे बच्चों में कौन सबसे पहले इसका उत्तर देता है। इसको इंग्लिश में क्या नाम दोगे? गलत, सबके सब गलत हो, सबके सब गलत हो, समझ ही नहीं रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूं। अगर इस पूरे डायग्राम, वेरी गुड, तो सबसे पहले उत्तर दिया है ये पिंक कलर ने दिया है, सबसे पहले पिंक कलर ने दिया, फिर निखिल ने दिया। भाई पूरा आंसर दो ना, ये जैक जैक क्यों लिख रहे हो? ए जोकर वाला कौन है? ए जोकर वाले कौन हो भाई तुम? जोकर थोड़ी होता है 52 कार्ड्स में, जोकर एक्स्ट्रा में होता है। मेरा इंटेंट यहां पर क्वेश्चन का ये था कि तुम जैक ऑफ क्लब्स बोलो, जैक ऑफ क्लब्स, जैक ऑफ क्लब्स। चलो अब सही उत्तर देंगे सारे बच्चे, अब सही उत्तर देंगे सारे बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका बताओ, चलो इसका क्या नाम होगा? इसका मैं क्या नाम दूं? इसको मैं क्या नाम दूं, जल्दी बताइए। शिफा, तुम शिफा हो, नाम क्यों बदल दी? सबसे पहले ईशू ने उत्तर दिया कि क्वीन ऑफ डायमंड। ओए क्लब कहां से आ गया भाई? क्वीन ऑफ डायमंड है ना भाई। अभी अभी पिछली बार क्लब था तो इस बार क्लब, ऐसे रट लिया क्यों कि सर जैक के आगे क्लब लगा दिया था, अब आपने क्वीन बोल दिया, तो क्वीन के आगे क्लब लगा देते हैं। अरे देखो तो सही कौन सा वाला सूट चल रहा है, डायमंड चल रहा है ना यार। क्या यार, डायमंड बिस्किट क्या करते हो तुम लोग यार। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग अ स्पेड और एन एस नॉट ऑफ स्पेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स? आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए कि आपने रैंडमली एक कार्ड उठाया और वो या तो स्पेड निकले, स्पेड मतलब या तो चीड़ी निकले, या तो फिर एस ऑफ स्पेड, या फिर कोई ऐसा एस निकले जो स्पेड का ना हो। तो अब मुझे बताओ 52 कार्ड्स में से स्पेड कितने होते हैं? सर स्पेड्स होते हैं हमारे पास 13, और कितने कार्ड्स ऐसे होते हैं जो एस तो हैं लेकिन स्पेड के नहीं है? तो स्पेड को छोड़ के 3 और सूट्स बचे, तीनों के पास एक एक एस होगा, तो 13 पत्ते हो गए तुम्हारे स्पेड्स वाले, 4 पत्ते तुम्हारे एस वाले हो गए। लेकिन अभी एस तो डबल काउंट हो जाएगा ना, तो हमको वो 3 एस बस काउंट करने जो स्पेड के नहीं है। तो टोटल आ रहा 13 + 3 16, 16/52। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है सर, कूल। चलो कूल, नेक्स्ट समझो ना, एस नोट ऑफ स्पेड का मतलब समझ गए ना, बाकियों का एस, हर्ट्स का एस, चीड़ी का एस, डायमंड का एस, वो एस नॉट ऑफ स्पेड कहलाएगा। कूल। इफ एन अनबाइज्ड डाइस इज रोल्ड वंस, ऑड्स इन फेवर निकालिए सर, ये तो निकाल चुके हैं यार। दो बार आ गया।
यूसेज ऑफ पीएनसी। अब मजा आएगा ना भाई, क्यों पढ़ाया था आपने पीएनसी, क्यों पढ़ाया था? क्योंकि उस चैप्टर के लिए भी पढ़ाया था और इस चैप्टर के लिए भी पढ़ाया था। सबसे पहली बात, पीएनसी में फर्क क्या होता है सर? जब अरेंजमेंट प्लस सिलेक्शन दोनों हो, मतलब ऑर्डर मैटर करता हो तो परम्यूटेशंस, जब ऑर्डर मैटर नहीं करता हो तब सिलेक्शन, तब कॉम्बिनेशन लगेगा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि कॉम्बिनेशन का यूज कब होता है प्रोबेबिलिटी में, तो अगर आपको एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट चुनना है, जैसे आपने बोला था कि 50 कॉइन में से एक कॉइन उठा रहा था मैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो आपको कॉम्बिनेशन का यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मोर देन वन ऑब्जेक्ट चुनने हैं ना, तब आपको मजा आएगा, क्योंकि तब कॉम्बिनेशन जो है वो पिक्चर में आ जाएगा। अब जैसे ये देखो, पिकिंग वन कार्ड फ्रॉम अ डेक, तो 52 वेज ही है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि आपको पूरे पैक ऑफ कार्ड्स में से दो कार्ड्स उठाने हैं, तो दो कार्ड्स तो कोई भी हो सकते हैं, देयर आर सो मेनी वेज टू फाइंड द टू कार्ड्स, ये दो या फिर ये दो या फिर ये दो या फिर ये दो। आपको पता है इसको काउंट करने जाओगे तो थक जाओगे। कब तक करोगे मैनुअल, कब तक, आखिर कब तक मैनुअल करते रहोगे? कॉम्बिनेशन का यूज कर लो। 52 सी 2 आ गया, 1326 वेज। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही। अब ये मास्टर एग्जांपल समझ लेंगे तो सारी दुविधा दूर हो जाएंगी। कमिटी ऑफ 5 मेंबर इट्स टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 4 जेंट्स एंड 3 लेडीज। ये सब रिसेंट लग रहा होगा आपको, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने पीएनसी में भी करे। तो मेरे पास हमारे टोटल 4 जेंट्स हैं और 3 लेडीज हैं, मतलब टोटल 7 लोग हैं। उसमें से 5 लोगों की कमिटी बनानी है। तो विदाउट कंडीशन अगर मैं बोलूं तो मुझे 7 लोगों में से 5 लोगों को चुनना है, विच इज 7C5। तो ये कमिटी कितने तरीकों से बन सकती है सर? 7C5 होता है तुम्हारा 7 6 42 अपॉन 2 21 वेज है। लेकिन 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 तुमसे ये बोला जा रहा है कि तुम प्रोबेबिलिटी निकालो इस तरीके से कि तुम्हारी कमिटी में 3 जेंट्स रहें और 2 लेडीज रहें। तो अब मुझे निकालना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कैसे निकालेंगे सर? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऐसे निकालेंगे कि 4 जेंट्स में से 3 लेडीज और 3 लेडीज में से 4 जेंट्स में से 3 जेंट्स और 3 लेडीज में से 3 लेडीज, 3 में से 2 लेडीज। तो 4C3 3C2। समझ गए? तो इस तरीके से जब आप बनाते हो सर तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। थैंक यू जी रौनक व्यास जी। 12। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है कैसे किया हमने। ठीक है, तो एक तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकलता है ना, उसमें भी कॉम्बिनेशन यूज होने लगता है, और दूसरा जो आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम निकलते हैं ना, उसमें भी कॉम्बिनेशन निकलने लगता है। यस, टंग ट्विस्टर हो गया, थोड़ा टंग ट्विस्टर हो गया अमन भाई। कमिटी ऑफ 7 मेंबर टू बी फॉर्म्ड कंप्राइजिंग 8 जेंटलमैन एंड 5 लेडीज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि कमिटी में तुम्हारे पास कितने 2 लेडीज हो? सबसे पहले तो आप एक्सपेरिमेंट को ढूंढना समझो। एक्सपेरिमेंट को कैसे ढूंढते हैं? तो एक्सपेरिमेंट है मेरा 8 जेंटलमैन और 5 लेडीज, मतलब 13 लोगों में से 7 लोगों की कमिटी बनाना। 13C7 इज माई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1716। अब उसमें से मुझे उन आउटकम्स को फेवरेबल मानना है जिसमें एग्जैक्टली 2 लेडीज रहें। तो एग्जैक्टली 2 लेडीज रहने का मतलब 2 लेडीज हो और 5 जेंट्स हो। तो 8 जेंट्स में से 5 जेंट्स को चुन लेना और 5 लेडीज में से 2 लेडीज को चुन लेना। तो आउट ऑफ 1716 माय 560 वेज आर दोज which are actually having exactly 2 ladies। तो 560 डिवाइडेड बाय 1716। बात समझ में आ गई आपको? मेरी बात समझ में आ गई? 560 अपॉन 1716। अब इसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट आता है जो कि पेपर लायक बिल्कुल नहीं है, फिर भी हम समझ चुके थे इस चीज को। अगर आपसे क्वेश्चन बोल दे एटलीस्ट 2 लेडीज, तो मैंने बोला एटलीस्ट 2 लेडीज का मतलब तो यह है कि या तो 2 लेडीज हो कमिटी में, या तो 3 लेडीज हो, या तो 4 लेडीज हो एंड मोर। लेकिन मोर की भी एक लिमिट है ना। अगर टोटल ही 5 लेडीज हैं तो 5 से ऊपर तो जा नहीं पाओगे। तो देयर आर 4 मेथड्स एक्चुअली। 2 लेडीज 5 जेंट्स, 3 लेडीज 4 जेंट्स, 4 लेडीज 3 जेंट्स एंड 5 लेडीज 2 जेंट्स। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि जेंट्स कैसे निकाला? अरे भाई कमिटी में 7 लोग होने चाहिए ना, तो बैलेंसिंग फिगर तुम्हारे जेंट्स हो गए। नाउ अब तुमको बोला जा रहा है कि 2 लेडीज 5 जेंट्स, तो ये जो मेथड्स है मेथड्स, ये मेथड्स आपस में प्लस होंगी या मल्टीप्लाई होंगी? तुम बताओ सर। या तो पहली मेथड से कमिटी बनेगी, या तो दूसरी मेथड से कमिटी बनेगी, या तो तीसरी से, या तो चौथी से, इसलिए इनके बीच में प्लस लगेगा। हाउएवर 2 लेडीज और 5 जेंट्स तो साथ में सिलेक्ट होंगे, इसलिए इनके बीच में मल्टीप्लाई लगेगा। उम्मीद है आप ये वाली बात अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो। तो फिर हमने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकाल दिए कि 5 में से 2 लेडीज, 8 में से 5 जेंट्स, है ना, 5 में से 3 लेडीज, 8 में से 4 जेंट्स, और इन सब के नंबर ऑफ वेज को टोटल किया, ये आ गया फेवरेबल आउटकम। तो 1568 इज अवर फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, तो हम पहले ही निकाल चुके थे 1716। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। दिमाग की बत्ती जलाइएगा, बहुत मजा आ रहा है सर। देयर आर 10 बॉल्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10।
इफ वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, बताओ कॉम्बिनेशन लगेगा कि नहीं? अरे क्यों लगेगा भाई, तुमको एक ही बॉल सिलेक्ट करनी है ना, तो एक ही बॉल सिलेक्ट करनी है तो कॉम्बिनेशन क्यों लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। बॉल चुनो जो ऑड नंबर हो और 4 से बड़ी हो। भाई टोटल 10 बॉल हैं और तुम्हें ऐसी बॉल चुननी है जो 4 से बड़ी हो और ऑड नंबर हो, तो 4 से बड़े ऑड नंबर होंगे 5, 7, 9, 3 फेवरेबल आउटकम, 3/10, आंसर आ गया तुम्हारा 0.3 प्रोबेबिलिटी। कूल। अब ये देखो फिर कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन आ गया सर आपका। अब चेक करिएगा बेटा, थोड़ा बहुत आता, झोंके हैं छोटे मोटे झोंके, मैनेज कर लो, दिक्कत नहीं है। अ पैकेट ऑफ 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज नोन टू इंक्लूड 2 डिफेक्टिव्स। If a sample of 4 component is selected at random from the packet, what is the probability that the sample does not then 1 defective? ठीक है, ऑडियो प्रॉपर आ रहा हो तो मैनेज कर लेते हैं ना यार, कोई दिक्कत नहीं। ऑडियो अगर प्रॉपर चल रहा है ना तो मैनेज कर लो आज के लिए, वैसे तो होना नहीं चाहिए यार लैग। बताओ भला, फाइबर में भी लैग आ रहा है। ओके अभी चेक कर लीजिए। हमको मिली है आज घड़ियां घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए। चलो भाई चेक करियो, चेक करियो। कर लिए सर, कर लिए, चेक कर लिए। अब सब एकदम चकाचक है, नो प्रॉब्लम। तो 10 कंपोनेंट है तुम्हारे पास, तुम्हें पता है 10 में से 2 डिफेक्टिव है, तुमको 4 का एक सैंपल सिलेक्ट करना है। तो पहले ही समझ में आ गया भाई कि हमको 10 में से 4 ऑब्जेक्ट्स चुनने हैं, 10 में से 4 ऑब्जेक्ट्स चुनने हैं। ये हो गया सैंपल हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो 10C4 हो गया हमारा नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब हमको प्रोबेबिलिटी जिस इवेंट की निकालनी वो है नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव। तो नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव मतलब या तो 0 डिफेक्टिव निकले या तो 1 डिफेक्टिव निकले। 0 डिफेक्टिव का मतलब है कि तुम डिफेक्टिव में से एक भी मत चुनो और बाकी पूरे की पूरी जो है नॉन डिफेक्टिव में से चुन लो। तो 2C0 और 8C4, ये 2 और 8 का मतलब समझ में आया, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था। 1 डिफेक्टिव का मतलब है कि 2 डिफेक्टिव में से कोई एक चुन लो और 8 में से कोई 3 चुन लो, तो ऐसे करके भी 4 चुने जा सकते हैं। तो ये आ गया तुम्हारा टोटल वेज। तो इन दोनों के बीच में प्लस क्यों लगाया? इन दोनों के बीच में प्लस इसलिए लगाया क्योंकि या तो 0 डिफेक्टिव या तो 1 डिफेक्टिव, या तो 0 डिफेक्टिव या तो 1 डिफेक्टिव, दोनों चीजें साथ में थोड़ी होंगी। कूल। What is the chance of getting at least 1 defective item if 3 items are drawn randomly from a lot containing 6 out of which 2 are defective? फिर से देखो, 6 आइटम है, 2 डिफेक्टिव हैं, 4 नॉन डिफेक्टिव हैं। 6 आइटम हैं, 2 डिफेक्टिव हैं, 4 नॉन डिफेक्टिव हैं, आपको 3 चुनने हैं। तो पहले आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा कि 6 में से कोई 3 आइटम चुन लेना। 6C3 विच इज 20। इवेंट क्या है कि कम से कम एक डिफेक्टिव हो। कम से कम एक डिफेक्टिव भाई टोटल ही 2 हो सकते हैं, तो कम से कम एक का मतलब है 1 या 2। तो 1 डिफेक्टिव एंड 2 डिफेक्टिव। तो 1 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी होगी कि 2 में से कोई एक डिफेक्टिव चुन लेना और 4 नॉन डिफेक्टिव में से 2 चुनना। तो ऐसे करके टोटल 3 चुन लिए गए। 2 डिफेक्टिव का मतलब है 2 डिफेक्टिव में से 2 डिफेक्टिव चुन लेना, बचे हुए 4 नॉन डिफेक्टिव में से कोई एक चुन लेना। दोनों का सम किया, आंसर आ गया। चलें सर आगे। Find the probability that a 4-digit number comprising 2, 5, 6, 7 would be divisible by 4। ओ भाई, नंबर बनाने की बात आ गई, जल्दी बताओ। नंबर बनाने की अगर बात आ जाती है तो यहां परम्यूटेशंस लगेगा या कॉम्बिनेशंस लगेगा? सर अगर नंबर बनाने की बात आ गई कि 4 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं, उसमें से कितने डिविजिबल बाय 4 होंगे, तो यहां परम्यूटेशंस लगेगा। तो हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर यू कैन फॉर्म यूजिंग दिस 4 डिजिट? 4p4, मतलब देयर आर 24 डिफरेंट नंबर्स पॉसिबल। उसमें से कितने नंबर ऐसे हैं जो डिविजिबल बाय 4 हैं? अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 4 तभी होता है जब उसके लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं ना वो भी डिविजिबल बाय 4 हों। तो ये देखिए सर, हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट्स के लिए मैनुअली चेक कर लेंगे कि मेरे पास डिजिट्स हैं 2, 5, 6, 7। तो देखो यार 2, 5 तो 4 से डिवाइड होता नहीं है, 2, 6 भी नहीं होता है, 2, 7 भी नहीं होता है, 5, 2 होता है, 56 होता है, 57 भी नहीं होता, 62 भी नहीं होता, 65 भी नहीं होता, 67 में 72 होता है, 76 होता है, 75 भी नहीं होता। तो आउट ऑफ दीज मच ओनली 4 आर पॉसिबल। मतलब आखिरी 2 प्लेसेस को भरने के 4 तरीके हैं। ये भर दिया आपने, उसके बाद क्योंकि 2 जगह वहां पर ऑक्यूपाइड हो जाएंगी, 2 लेटर्स भी तुम्हारे वहां पर, 2 नंबर्स भी तुम्हारे वहां चुन लिए जाएंगे,
तो पहली दो प्लेसेस के लिए 2 नंबर बचे और 2 जगह बची। 2p2 मतलब 2 वेज इंटू 4 वेज, आंसर आ गया 8 वेज। तो टोटल 24 में से 8 ऐसे नंबर हैं जो कि तुम्हारे 4 से डिविजिबल होंगे, मतलब 1 आउट ऑफ 3, 8 आउट ऑफ 24, 1 आउट ऑफ 3। कितने बच्चों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? ठीक है, बस परम्यूटेशन का एक ही क्वेश्चन था हमारे पास। फिर सर हम लोग आए थे स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में। ये डेफिनेशन हमको कोई बिल्कुल डरने वाली बात नहीं, इसमें हमको बस याद आना चाहिए। चैप्टर 14 में हमने एक चीज पढ़ी थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी भी क्लास इंटरवल का क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो। जैसे यहाँ पर 8, 3, 4, 5, 20 दिया हुआ है, तो 8/20, 3/20, 4/20, 5/20 ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज हो गई। अब समझो, अगर कॉइन 3 बार उछाला जा रहा है, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी टी टी, टी एच टी, टी टी एच, टी एच एच, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि एक हेड, इसमें से एक हेड, इसकी क्या क्या फ्रीक्वेंसी है? तो मैं बोलूंगा 3। 2 हेड की फ्रीक्वेंसी 3, 3 हेड की फ्रीक्वेंसी 1, 4 जीरो हेड की 1, इन सबको टोटल किया 8, 3/8। अरे ये तो प्रोबेबिलिटी निकल आई। अरे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से तो प्रोबेबिलिटी निकल आई। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो वही तो बात है सर, बोलता है स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन कि एक्चुअल में अगर आप इनफाइनाइट टाइम्स अपने ट्रायल्स को कर रहे हो तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ही आपके प्रोबेबिलिटी के बराबर है। लेकिन अब लिमिट लिखा रहता है तो बच्चे डर जाते हैं। देखो मैंने साफ साफ लिखवा दिया था, ये लिमिट वाली बात को इग्नोर करो। लोड बिल्कुल भी नहीं लेने का, लोड बिल्कुल भी नहीं लेने का, बिल्कुल नहीं लेने का। नाउ एग्जांपल 16.7, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स। वेजेस आपको दिया हुआ है 50, 60, 60, 70 ये। अब आपसे पूछ रहा है बताओ इसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी की वेज 50 से कम होगी? लो भाई 0/150। क्या प्रोबेबिलिटी है किसी की वेज 80 से कम होगी? 80 से कम होगी पूछ रहा है, तो इन तीनों को जोड़ देता हूं, इन तीनों का टोटल 74, 74 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। उम्मीद करता हूं कि इसको बताने की जरूरत नहीं, इतना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है भाई। अब आते हैं सर मेन काम में, जिसके लिए हमने सेट को भी पढ़ा। सेट बेस्ड प्रोबेबिलिटी क्या होता है भाई? आपने जो सेट के कॉन्सेप्ट पढ़े, आपने जो सेट के कॉन्सेप्ट पढ़े, कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े? यूनियन, इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल, कॉम्प्लीमेंट्री, ये सारे कॉन्सेप्ट का ना प्रोबेबिलिटी में काफी उपयोग होता है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबेबिलिटी को पढ़ते हैं, सेट बेस्ड प्रोबेबिलिटी। अब देखो ये वेन डायग्राम आपको चीजें बताई थी मैंने, यूनिवर्सल सेट, सर्कल तो ये यूनियन हो गया, ये बीच में जहाँ कॉमन पोर्शन शेड हो रहा है उसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते थे, और ये जो आपका सर्कल के अंदर रेक्टेंगल के अंदर ए डला हुआ है, तो ए को छोड़ के जो बचा वाला पार्ट है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई? कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। यस और नो? चलो गुड़िया जी पूछ रही है सर आपने प्रोबेबिलिटी में कितने लेक्चर करवाए? गुड़िया जी एक लिंक होती है www.livedaily.me, वहां जाके आप सब चीज देख सकते हो। ये छोटे छोटे सवाल आपको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों इतना कष्ट उठाते हो आप बेटा? बिल्कुल कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? आप जाइए बढ़िया उस लिंक में, आपको सब कुछ बढ़िया दिखेगा वहां पर। वैसे मेरे को जहां तक ध्यान है प्रोबेबिलिटी में अराउंड 11 से 12 लेक्चर हैं, ठीक है? चलो कूल, आई थिंक 13 है शायद, 13 देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो सेट बेस्ड प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सैंपल स्पेस। सबसे पहले आपने प्रोबेबिलिटी में सेट में एक वर्ड पढ़ा था यूनिवर्सल सेट। यहां पर तुम्हारा यूनिवर्स क्या कहलाता पहले वो समझो। कोई भी एक्सपेरिमेंट तुमने परफॉर्म किया ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो उसके जो भी पॉसिबल आउटकम्स है वो यूनिवर्स हो गया, कि यही टोटल पॉसिबिलिटीज हैं, उसी को हम सैंपल स्पेस बोल देते हैं। तो सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स विल बी कॉल्ड एज सैंपल स्पेस इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी। फिर जैसे हम लोग हर एक एलिमेंट को एलिमेंट बोलते हैं या मेंबर ऑफ द सेट बोलते थे सेट में, यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? हर एक इवेंट को सैंपल पॉइंट्स बोलेंगे। कि जैसे तुमने डाइस फेंका तो 1 2 3 4 5 6 6 सैंपल पॉइंट हो गए, ठीक है? नाउ जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसका हम सेट बना देंगे। तो इवेंट सेट ए, इट इज अ ऑर्डिनरी सेट जो कि सर्कल से दिखाया जाएगा, जो कि यूनिवर्स का एक सबसेट होगा, और हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा? फॉर्मूला वही है, उसको दिखाने का नजरिया, उसको दिखाने का तरीका बदल गया। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन एस, मतलब Na/ns, रादर देन राइटिंग इट एज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल। अब मैं उसको सेट की परिभाषा में दिखा रहा हूं, दैट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट विच आर कंटेन्ड इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन एस, हो गया, डन। अब जैसे ये एग्जांपल देखो, तुमने डाइस फेंका तो तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 ये रेक्टेंगल बन गया, इसमें ये 6 सैंपल पॉइंट आ गए। अब तुमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई इसमें से मल्टीपल ऑफ 3 कितने होंगे?
तो मैंने बोला मल्टीपल ऑफ 3 होंगे 3 और 6, तो ये जो व्हाइट कलर का मैंने सेट बनाया है वो फेवरेबल आउटकम उसके अंदर आ गए। तो अब तुमसे कोई पूछेगा प्रोबेबिलिटी क्या है, तो तुम बोलोगे बताओ पहले व्हाइट सर्कल में कितने लोग हैं, मैंने बोला 2। बताओ टोटल कितने लोग हैं, 6, तो 2/6, आंसर इज 1/3। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई। कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, सॉल्व यूजिंग सेट अप्रोच। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो सेम क्वेश्चन को सेट अप्रोच से किया कि HHT, HTH और THH, तो मेरे सेट ए जो फेवरेबल आउटकम का सेट है उसमें कितने 3 एलिमेंट्स है, तो 3/8 टोटल हो गया भाई। अब सेट को लाए क्यों थे पिक्चर में, सवाल ये उठता है सेट को पिक्चर में क्यों लाए थे। सर कैलकुलेशन तो बिल्कुल सेम आती, आंसर तो सेम आता, फिर क्यों लेकर आए थे सेट को, ताकि मैं यूनियन का, इंटरसेक्शन का, सबका बदला ले सकूं, अरे बदला नहीं, सबका उपयोग कर सकूं। टू यूज द सेट फॉर्मूला फॉर कॉम्प्लिकेटेड प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस, जहां पर आपको ये सारे फंडे काम आएंगे। अब याद करते हैं सर कौन से फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके थे। एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्या आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ चुका है पहले? हाँ सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है। क्या आपने ये तीनों वाला फॉर्मूला पढ़ा है? तीनों वाला फॉर्मूला, तीनों वाला फॉर्मूला मतलब जहां पर पहले तीनों सेटों को जोड़ते थे, फिर तीनों सेटों को बाहर निकालते थे उनके इंटरसेक्शन को, फिर वो बीच में जो तीनों का कॉमन पार्ट होता था बेचारा टेंशन लेता था बहुत, तो उसको अलग से ऐड कर देते थे हम लोग, क्योंकि उसको लोग डिलीट कर देते थे ना बेचारे को। ठीक है सर। अब आता है सर अगला एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम का कोई दिक्कत नहीं भाई, जो आपका एन ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला है ना वही फॉर्मूला, बस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए। सिंपल सी बात यह है कि जब आप यूनियन निकालने जा रहे हो तो जो चीज डबल काउंट हो रही है उसको डबल काउंट मत करो, सीधी सी बात है। लेकिन अगर तुमसे बोल दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इसके लिए तुमको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब पता होना चाहिए। सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कोई भी दो या दो से ज्यादा इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहलाते हैं जब उनका साथ में होना असंभव, जब उनका साथ में होना असंभव हो, जब वो साथ में नहीं हो सकते, when they cannot occur simultaneously। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आती है? ठीक है सर, चलो कूल। तो फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। सर इंटरसेक्शन कहाँ गायब हो गया? इंटरसेक्शन 0 हो गया ना, क्यों? क्योंकि ए और बी का साथ में होना असंभव है, और असंभव की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। समझ गए ना, जो चीज असंभव है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, सिंपल। इसलिए ये वाला आ गया। फिर एडिशन थ्योरम 2 बोल रहा है कि ये जो थ्योरम 1 आपने पढ़ा ना, ये सिर्फ 2 इवेंट्स के लिए नहीं, 2 से ज्यादा इवेंट्स के लिए भी उपयोग हो सकता है। तो जैसे 2 से ज्यादा इवेंट है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर आप एडिशन थ्योरम लगा रहे हो तो PA1 प्लस PA2 प्लस PA3 ऐसे करके ऐड करते जाओ, सिंपल। क्या 1 और 2 कब लगेंगे जल्दी बताओ? 1 और 2 सिर्फ तब लगेंगे जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। अच्छा, फिर आता है एडिशन थ्योरम 4 कि अगर आपके पास एनी 3 इवेंट्स है, एनी 3 इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं, एनी 3, तब फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हमारा, जो हम 3 वाला फॉर्मूला पढ़े थे। ठीक है सर, चलो। तो अब आता है सर हमारे पास उन पर बेस्ड क्वेश्चन, जैसे ये कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और मोर हेड। तो मैंने बोला 2 और मोर हेड का मतलब या तो 2 हेड या तो 3 हेड। अब या तो 2 या तो 3 का मतलब है ए यूनियन बी, तो एक सेट बनाया मैंने ए, दूसरा सेट बनाया बी, दोनों का यूनियन निकालना है तो पहले दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी चाहिए, फिर दोनों का समेशन करना है और इंटरसेक्शन को 0 करना है। लेकिन यार इंटरसेक्शन तो यहाँ ऑलरेडी 0 हो गया, क्यों? क्योंकि 2 और 3 हेड दोनों साथ में थोड़ी आ सकते हैं, कि 2 हेड भी आ जाएं और 3 हेड भी आ जाएं, दोनों साथ में थोड़ी आ सकते हैं सर। ठीक है, कृष्णा बोल रही है PDF नहीं मिलेगा। नहीं बेटा, अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना पड़ेगा ना आपको इसके लिए बेटा, फिर तो प्लस की क्लासेस को कैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा बताओ भला। चलो, अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द 21st नेचुरल नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी डिविजिबल बाय 4 और 7। अब 2 इवेंट हो गए, एक हो गया नंबर डिविजिबल बाय 4, एक हो गया नंबर डिविजिबल बाय 7, एक हो गया नंबर डिविजिबल बाय 4, एक हो गया नंबर डिविजिबल बाय 7। नाउ द पॉइंट इज, इवेंट ए हो गया तुम्हारा 4 8 12 16 20 24, क्योंकि ये 4 से डिवाइड होने वाले नंबर है, और बी का मतलब हो गया 7 14 21, ये 3 हो गए। अब सुनो, नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए 6, नंबर ऑफ इवेंट्स इन बी 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 6/25, 3/25। अब सवाल ये उठता है कि अगर तुमसे यूनियन पूछ रहा तो इंटरसेक्शन भी चाहिए, कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो 4 से और 7 से दोनों से डिवाइड हो? मैं बोलूंगा है ना, वो नंबर है 28, लेकिन वो 25 से तो बाहर है। तो इस वाले केस में तो ए इंटरसेक्शन भी 0 हो गया, तो यहां पर कोई ए इंटरसेक्शन भी नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करवा देगा वो चीज।
मान लो आपको 1000 नेचुरल नंबर में से कोई एक नंबर चुनना है, तो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया 1000। अब आपको क्या करना है, देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5 और 9। अब सुनिए मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से नंबर होंगे, 5, 10, 15, 20 ऐसे करके मैं काउंट करने गया तो मैंने बोला 200 नंबर ऐसे होंगे, 200 नंबर जो 5 से डिवाइड हो रहे हो। फिर बी की बात करूं तो कितने नंबर ऐसे हैं जो 9 से डिवाइड हो रहे हैं, मैंने बोला 111 नंबर ऐसे जो 9 से डिवाइड हो रहे हैं। क्या कोई ऐसे भी नंबर है जो 9 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं? जी हाँ, 45, 90, 135 ये सारी चीजें। अब सुनो, तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, मतलब या तो 5 से डिवाइड हो रहा हो या तो 9 से डिवाइड हो रहा हो। तो 200 अपॉन 1000, 111 अपॉन 2000, 1000 माइनस 22 अपॉन 1000, ये आ गया 289 अपॉन 1000। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अभी तक की सारी बात में बहुत मजा आया है, ये रिवीजन आपका बहुत ओपी लेवल का हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी हमने सेट में भी पढ़ा था। सेट ए माइनस बी का मतलब होता है कि आपका जो ये ए वाला सर्कल है और आपका जो ये बी वाला सर्कल है, इस ए वाले सर्कल में से अगर मैं कॉमन पोर्शन को छोड़ के सिर्फ इतने वाले पार्ट की बात करूं ना, ओनली ए कहलाता है ये। उसी तरह जब आप प्रोबेबिलिटी की बात करते हो तो प्रोबेबिलिटी में भी वही होता है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, तो आप पूरी ए की प्रोबेबिलिटी में से ए और बी की कॉमन प्रोबेबिलिटी रिमूव कर दोगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन एक नई चीज आपको जो है समझनी है वो ये भी है सर कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो। हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस लाइन, हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस एक्सप्रेशन? सर, ए का होना एंड इंटरसेक्शन लगा मतलब एंड, बी का नहीं होना तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए का होना बी का नहीं होना, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद है आपको ए माइनस बी समझ में आया। अगला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, बी माइनस ए उसका जस्ट उल्टा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से कॉमन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी को रिमूव कर दो तो दैट विल बी ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और जिसको कि तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी करके भी दिखा सकते हो, क्योंकि बी का मतलब बी होना और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए का नहीं होना। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही है माय डियर चैंपियंस, जल्दी बताइए यस और नो। आगे बढ़ूं मैं? चलो सर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है ए माइनस बी, ए बी। बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली बी वुड ऑकर। अब ओनली बी आपसे पूछ रहा है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए पूछ रहा है, बी माइनस ए आपसे पूछ रहा है मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी की भी रिक्वायरमेंट है। ए इंटरसेक्शन बी कहाँ से निकालोगे? इस वाली चीज से निकाल दोगे कि भाई पी ए माइनस बी की वैल्यू होती है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसमें से ए माइनस बी आपको ऑलरेडी 1/5 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 ऑलरेडी दिया है, आपको सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका हो जाएगा 1/3 माइनस 1/5, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 2/15। अब बस पी भी आ गया 1/2, उसमें से 2/15 माइनस कर दो, बात समझ में आ जाएगी। 2 15 जा 30, 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, आंसर आ गया 11/30। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम भाई, नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं भावेश भाई, कोई बात नहीं बेटा। एक्चुअली क्या होता है ना, आपको थोड़ा बेसिक क्लियर कर देता हूँ। जब हम लोग रिवीजन करते हैं ना तो रिवीजन का मतलब होता है कि हम एक बार इस चीज को पढ़ चुके हैं। रिवीजन से अगर एक बार में समझ में आ जा रहा होता तो कोई फिर इतनी क्लासेस क्यों लगाता, कोई फिर इतने इतने घंटे क्यों पढ़ता। हमने भी अगर प्रोबेबिलिटी पे 20 घंटे दिए हैं, 16 घंटे दिए हैं, और उसको अगर हम यहाँ पर 45 मिनट में रिवाइज कर रहे हैं तो जरूर कोई पढ़ के आया होगा, तभी उसको समझ में आ रहा होगा। तो आपको नहीं आ रहा तो आप क्लास लगा लो तो आपको आने लगेगा। ठीक है, ऐसे तो आता नहीं है ना बिना पढ़े, बिना पढ़े तो किसी को नहीं आता। चलो कोई बात नहीं बेटा, होता है होता है होता है होता है, जीवन है होता रहता है, कोई बात नहीं, जीवन है होता रहता है भाई। ठीक है, नो प्रॉब्लम। गुरजीत बेटा आपके सवाल का जवाब ऑलरेडी कोई दे चुका है ना, फिर आप क्यों रिपीट कर रहे हो सवाल? थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने नया फिर से नहीं करवाया था यूट्यूब में, पर सीए लाइव डेली वाली लिंक में डाल चुका हूं, तो कृपया करके वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है सर, चलो जो पढ़ रहे हैं उस पर तो आधा फोकस रहता ही नहीं है। ये नहीं है, वो नहीं है, ये दे दो, वो दे दो, पीडीएफ नहीं है, लिंक नहीं है, अरे पढ़ तो लो जो पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, है ना राजा बेटा? हाँ सितांशु। चलिए सर, चल करते हैं भाई चालू, करते हैं भाई चालू। तो एक्सरसाइज सेट ए के कुछ क्वेश्चंस थे मैंने जो आपको करने हैं सर, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं मेरे हिसाब से, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कर चुके हैं।
ये भी कर चुके हैं, 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 तो फिर कौन सा नहीं करे भाई? रिपीट क्यों हो रहे हैं क्वेश्चन ये वाले? हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा नया था सर। आपका डाइस आपने एक बार रोल किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द पॉइंट्स नाइदर 6 नॉर 9, नाइदर 6 नॉर 9। तो मैं बोलता हूँ एक काम करते हैं, पहले आइदर 6 और 9 का अपन निकाल लेते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है, फिर नाइदर 6 नॉर 9 का मतलब हो जाएगा उसी की कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। तो मैंने बोला जब मैं डाइस फेंकता हूं तो 6 कब कब आता है? 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। 9 कब कब आता है? 3 6 4 5 5 4 6 3। हाँ, टोटल 9/36। तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - 1/4। सिंपल, चलेगा सर। ये भी कर चुके थे सर डिफेक्टिव वाला। हाँ, एडिशन थ्योरम भी हमने कर लिया था। तो फिर बाकी क्या था? बाकी क्या था? हाँ, ये वाले क्वेश्चन हमको करना था। अब देखो भाई, एग्जाम्पल 16.14, यहाँ पर आपको कुछ नया सीखने मिलेगा। ठीक है सर, 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी, तीनों की अलग अलग एज है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की ए 5 साल और जीवित, अरे भाई ऐसी बातें कौन करता है यार? प्रोबेबिलिटी की ए 5 साल और जिंदा रह जाए 0.8, मतलब हद होती है। कैसे क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग यार? बताओ यार, हद हो गई। मतलब क्या करो, पढ़ना तो पड़ेगा। दूसरा, बी सर्वाइव्स अनदर 5 years, 60% प्रोबेबिलिटी। सी सर्वाइव्स अनदर 5 years, 0.5 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की ए और बी दोनों ही 5 साल तक जीवित रह जाएं, 0.46। प्रोबेबिलिटी की बी एंड सी भी 5 साल और जीवित रह जाएं, 0.32। प्रोबेबिलिटी की ए और सी दोनों 5 साल और जीवित रह जाएं, 0.48। द प्रोबेबिलिटी की तीनों जीवित रह जाएं, 0.26। तो बताइए प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सर्वाइव्ड। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम बोल दिया, मतलब या तो ए, या तो बी, या तो सी। जीवन है भाई, आना जाना, जीना मरना लगा रहता है। तो बता रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कम से कम कोई एक तो जीवित रह जाए। तो फिर इसका मतलब हुआ मुझे ए यूनियन बी यूनियन सी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, और लास्ट में जाके तीनों का इंटरसेक्शन ऐड कर दिया, हमारा उत्तर आ जाएगा 0.9, कि कोई ना कोई तो जीवित जरूर रह जाएगा। नाउ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वाला आपको ये वाले एग्जांपल से समझ में आएगा। Probability that accountant's job application has a BCom degree is 0.85. That he is a chartered accountant is 30%. That he is both BCom and chartered accountant is 25%. How many would be BCom या CA? तो आपको मान लेते हैं BCom का मतलब A मान लेते हैं कि भाई A होने की प्रोबेबिलिटी 0.85, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी और BCom भी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.25। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B? आ गया 0.9। लेकिन उसने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। जल्दी बताओ उसने क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? उसने हाउ मैनी पूछ लिया है। मैंने ब्लू बॉक्स क्यों बनाया वहां पर? क्योंकि उसने हाउ मैनी पूछ लिया है। जब कभी किसी क्वेश्चन में हमको काउंटिंग पूछ लेता है कि कितने लोग इस या इसमें फॉल करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी तो हमको मिल गई 9.9। तो अब हमको काउंटिंग निकालना है, तो हमें टोटल n में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी, तो हमको मिल जाएगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो आपने 500 में 0.9 मल्टीप्लाई करना है, तो आपको 450 मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाली चीज याद आ गई। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है सर, नंबर ऑफ आउटकम्स। परफेक्ट सर। नहीं बेटा यश गुप्ता, छोटे मोटे आदमी यार, कहाँ पे वॉल नहीं, मेरे पास साउंड प्रूफ वॉल बेटा नहीं है। ठीक है, ज्यादा समस्या हो रही है आपको बेटा? नहीं सुनाई दे रही क्या मेरी क्लास की आवाजें? दिक्कत आ रही है ज्यादा बेटा आपको? चलो, ये वाला क्वेश्चन कर लिया हमने। अब ये समझना है भाई आपको, टाइप्स ऑफ इवेंट सेट। टाइप्स ऑफ इवेंट सेट, ये इंपॉर्टेंट चीज है सर। सबसे पहले सिंपल एलिमेंट्री, दूसरा है कंपोजिट या कंपाउंड। सिंपल एलिमेंट्री का मतलब होता है कि इवेंट्स को आप और टुकड़ों में नहीं बांट सकते, इवेंट्स को आप और टुकड़ों में नहीं बांट सकते। और कंपोजिट का मतलब होता है कि छोटे छोटे सिंपल इवेंट से बने हुए कंपाउंड इवेंट। अब जैसे एग्जांपल देता हूं, एक कॉइन तुमने उछाला तो 2 ही इवेंट बनते हैं, हेड और टेल। लेकिन अगर आप कॉइन को 2 बार उछालते हो, 2 बार उछालते हो, तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, मतलब कहीं ना कहीं 2 सिंपल इवेंट्स का कॉम्बो बन रहा है, कॉम्बो। ठीक है, तो ये जो आपका सेकेंड वाला एग्जांपल है ना, वो कहलाएंगे आपके कंपोजिट इवेंट्स, और जो पहले वाले एग्जांपल की इवेंट्स, पॉसिबल इवेंट्स हैं, वो कहलाएंगे सिंपल इवेंट। ठीक है सर, सिंपल और कंपोजिट। उम्मीद है आपको ये बनता है। नाउ
टाइप्स ऑफ सेट ऑफ इवेंट, सर ये वाली टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या इनकॉम्पिटेबल। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या इनकॉम्पिटेबल का मतलब है अ ग्रुप ऑफ इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। मतलब एक हुआ तो दूसरा नहीं होगा। A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन, तो जो भी A1 A2 A3 जितने भी हैं वो सब आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहलाते हैं जब इनको साथ में होना की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाए। ठीक है सर, कूल। एग्जॉस्टिव क्या होता है सर? एग्जॉस्टिव का मतलब होता है आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इवेंट्स, अगर उनमें से कोई एक ना एक तो जरूर होगा, उनमें से कोई एक ना एक तो जरूर होगा, इसका मतलब होता है एग्जॉस्टिव। जैसे कि आपने कॉइन उछाला, आपने कॉइन उछाला 1 2 3 4 5 या 6, तो अगर मैं ये 6 इवेंट्स का ग्रुप बना दूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बेटा ये 6 इवेंट में से कोई ना कोई एक तो जरूर होगा ही होगा, कोई ना कोई एक तो जरूर होगा ही होगा। अगर आप ऐसा बोल सकते हो देन यू कैन से दैट यस इट इज एन एग्जॉस्टिव इवेंट। अच्छा, एग्जॉस्टिव इवेंट समझ में तो आ गया, लेकिन उसका न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? सर उसका न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि जो भी इवेंट्स आपके एग्जॉस्टिव होते हैं उन सब का मिलाकर जो यूनियन होता है 1 के बराबर आता है। उन सब का यूनियन जो है वो मिलाकर 1 के बराबर आता है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई। चलो सर, ये देखिए मैंने एग्जांपल लिया भी था, थ्रो ऑफ डाइस। तो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं मान लो सिर्फ ये लेता हूं 1 3 4 5 6, तो ये ग्रुप सही नहीं कहलाएगा 1 3 4 5 6, क्योंकि इस ग्रुप में आपने 2 को मिस कर दिया है। आपको ग्रुप में सबको लेना है, तभी वो एग्जॉस्टिव सेट कहलाएगा। ठीक है, देखो मैं आ गया, बोल रहा है कि सर ने मुझको ब्लॉक कर दिया, क्या कर दूं क्या? चलो कर देता हूं तुम्हें भी ब्लॉक, तुम्हारा बहुत मन हो रहा है, तुमको भी ब्लॉक कर दिया। ठीक है, मजा आ रहा ब्लॉक होने में? गुड, बढ़िया। चलिए सर, अब देखिए यहां पर सर, आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, थ्रो अ डाइस, है ना। एक इवेंट है एक्स, ऑकरेंस ऑफ इवन नंबर। दूसरा इवेंट है, सॉरी, एक इवेंट है ए, ऑकरेंस ऑफ ऑड नंबर। दूसरा है ऑकरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। अभी अगर आप दोनों को जोड़ते हो तो यूनियन तो आएगा नहीं कि उनमें से कोई ना कोई एक तो होगा ही होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इन दैट केस दे आर नॉट एग्जॉस्टिव। जबकि अगर मैं एक्स और ए को कंपेयर करूं, एक्स और ए को, तो क्या अगर आप डाइस फेंकोगे तो इवन या ऑड में से कोई ना कोई एक तो जरूर आएगा। हाँ, एक तो एक, वही चल रहा है एग्जॉस्टिव बेटा, वही चल रहा है। कोई भी ग्रुप ऑफ इवेंट्स में, कोई भी ग्रुप ऑफ सेट ऑफ इवेंट्स को मैं एग्जॉस्टिव तब बोलता हूं जब उन सभी लोगों में से कोई ना कोई एक होगा। सुनो तो मेरी बात को बेटा, बार बार रिपीट करने से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, अपन लोगों को दिमाग खोलना पड़ता है। अगर तुम मेरे से बोलोगे कि मैं बार बार वही चीज बोलूं तो तुम बार बार नहीं समझोगे। तुमको समझना है तो तुमको दिमाग ओपन करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, चलेगा। नाउ इक्वली लाइकली और इक्वी प्रोबेबल या म्यूचुअली सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? कोई भी ग्रुप ऑफ इवेंट्स म्यूचुअली सिमेट्रिक तब कहलाते हैं जब उन सब की प्रोबेबिलिटी बराबर है। A1 A2 A3 A4 A5 ये सब तुम्हारे इक्वी प्रोबेबल तब कहलाएंगे जब सबके सब की प्रोबेबिलिटी सेम टू सेम होगी। ठीक है, चलो सर, बढ़िया। ओके सुजल भाई, मैं ना अब चैट देखूंगा ही नहीं, सबसे बढ़िया। ठीक है सुजल, मैं चैट देखूंगा नहीं। सुजल हमारा भाई, सुजल हमारा गुस्सा हो गया। सुजल एकदम शिद्दत के साथ पढ़ने आया है, अब उसका दिमाग खराब हो रहा है कि नहीं यार ये लोग डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है बेटा जी, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, अब अपन लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक है, पक्का वाला प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। चलो अब जैसे ये दिया हुआ आपके पास एग्जांपल 16.8, देयर आर 3 इवेंट्स ए बी एंड सी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, एग्जॉस्टिव भी एंड इक्वली लाइकली भी हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए? तो सबसे पहले तो देखो, क्योंकि तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब वो साथ में हो नहीं सकते, तो उन सब का इंटरसेक्शन 0 के बराबर हो गया। क्योंकि वो एग्जॉस्टिव हैं तो उन सब का यूनियन 1 के बराबर हो गया, और क्योंकि वो इक्वली लाइकली भी हैं तो उन सब की प्रोबेबिलिटी बराबर हो गई। बढ़िया सर। एज पर एडिशन थ्योरम 2, एडिशन थ्योरम ने तुमको बताया था ना कि इफ माय इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन देयर यूनियन आर जस्ट द एडिशन ऑफ पीए पीबी पीसी। तो क्योंकि एडिशन थ्योरम 2 के हिसाब से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो उनका यूनियन जो होता है वो पीए प्लस पीबी प्लस पीसी के बराबर होता है। तो आपने दो चीजें समझ ली, एक तो ये इसके बराबर होगा, दूसरा ये 1 के बराबर भी होगा, तो कहीं ना कहीं ये तीनों का सम भी 1 के बराबर हो गया। अब उसके अंदर भी ये तीनों के तीनों सेम टू सेम है,
तो मैं PB की जगह भी PA लिख सकता हूँ, PC की जगह भी PA लिख सकता हूँ। तो माई 3PA विल बी इक्वल्स टू 1 एंड PA इज इक्वल्स टू 1/3। अब आपसे पूछ रहा है A के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, तो A के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस 1/3, दैट इज 2/3। सिंपल। आयो कि नहीं आयो भाई? ध्यान से करेंगे, ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल आएगा भाई, कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल आएगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, चलो। उसके बाद सर हम लोगों ने पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओ माय गॉड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है सर? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको ये दो बातें समझनी है सर, डिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है जब एक इवेंट के हो जाने से दूसरे इवेंट के होने पर कुछ फर्क पड़ रहा है, डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है एक इवेंट के होने से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देन दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे ये देखो, बॉक्स 1 बॉक्स 2। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बॉक्स 1 में से मुझे एक पर्पल बॉल निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी तुम बोलोगे 3/5। मैं अगर तुमसे बोलूंगा कि बॉक्स 1 में से तुमको ग्रीन बॉल निकालनी है, ठीक है, तो तुम बोलोगे 2/5। नाउ वही सेम चीज मैं बॉक्स 2 में तुमसे पूछता हूं कि भाई साहब बॉक्स 2 से पर्पल निकालना है तो 2/3, बॉक्स 2 से ग्रीन बॉल निकालना है तो 1/3। नाउ ये तो हो गए दो अलग अलग बातें, लेकिन अगर मैं दोनों के बीच में कोई लिंकेज कर देता हूं, कैसा लिंकेज? मैं बोलता हूं बॉक्स 1 में से तुमने जो भी बॉल निकाली ना उसको बॉक्स 2 में डाल दो, तो उससे क्या बॉक्स 2 का कंपोजिशन बदल जाएगा? यस, क्योंकि सामने बॉक्स 2 का कंपोजिशन बदलेगा। तो अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पर्पल बॉल फ्रॉम बॉक्स 2 इफ वन ऑफ द बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉक्स 1, तो तुम बोलोगे पहले बताओ तो सही कौन सी ट्रांसफर हुई है। तो ये देखिए A2/G1, इसका मतलब बताइए यहां से पर्पल बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये जानते हुए कि यहां से तुम्हारी एक ग्रीन बॉल निकली है। अब भाई यहां से अगर एक ग्रीन बॉल निकल के यहां जाएगी तो यहां 2 ग्रीन हो जाएंगी और 2 पर्पल हो जाएंगी, तो अब तुम्हारी पर्पल निकलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4। देख लो 2/4। वही अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि एक ग्रीन ट्रांसफर करने के बाद बताओ, एक ग्रीन ट्रांसफर करने के बाद बताओ ग्रीन की बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये ग्रीन बॉल यहां से निकल के यहां चली गई, तो यहां 4 बॉल हो गई, एक ग्रीन हो गई, तो अब ग्रीन निकलने की प्रोबेबिलिटी भी 2/4। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है सर, चलो। वही अगर मैं तुमसे बोलूं कि नहीं यहां से ग्रीन नहीं, यहां से एक पर्पल जा रही होती तो फिर वहां 3 पर्पल हो जाती, एक ग्रीन हो जाती। अब समझो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पर्पल बॉल फ्रॉम हियर नोइंग दैट देयर इज अ पर्पल बॉल ऑलरेडी ट्रांसफर्ड हियर। तो 3 पर्पल एक ग्रीन और तुम्हें निकालनी पर्पल बॉल, तो 3/4। ये लो भाई। और वही अगर यहां से पर्पल गई वहां के लिए, अब तुमको ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल 4 बॉल, 4 में से एक ग्रीन, तो 1/4। सिंपल। ठीक है सर, चलो गुड। नेक्स्ट, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये तो आपने कॉन्सेप्चुअली समझी कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। अब सवाल उठता है सर क्या फॉर्मूला भी होता है इसका कुछ? बिल्कुल होता है सर फॉर्मूला। इन केस ऑफ 2 डिपेंडेंट इवेंट A एंड B, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन इन न्यूमरेटर में, और जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, भाई साहब ध्यान रखिएगा, जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में ली जाती है। कौन मुझे बताएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन क्यों आई? जल्दी बताओ। प्रोवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, तो कौन मुझे बताएगा कि डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सर बहुत सारे रीजन है। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो तुम्हारा फ्रैक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा। दूसरा, एक तुम अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो ना, तुम बोल रहे हो कि B की प्रोबेबिलिटी निकालो ये जानते हुए कि A हो चुका है, और तुम जो बोल रहे हो जो हो चुका है वो असंभव है। ओ हो, ये क्या बात हुई? बहुत बढ़िया, देखो मैं आ गया, तुमने एकदम परफेक्ट बात बोली, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है वो इम्पॉसिबल नहीं हो सकती ना। तुम बोल रहे हो एक तो वो चीज हो चुकी है, फिर कह रहे हो वो होना असंभव है, तो फिर हुआ कैसे? एक तो तुम बोल रहे हो चुका है, फिर कह रहे हो असंभव है, तो जो चीज हो चुका है वो असंभव कैसे होगा? आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई कि क्यों डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। यस और नो गाइस? सिंपल, परफेक्ट सर। तो आपको जब भी इसको याद रखना, वेरी सिंपल फॉर्म, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A, जो इवेंट ऑब्लिक के पहले लिखा हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है, जो इवेंट ऑब्लिक के बाद लिखा हो वो ऑलरेडी ऑकर हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A ऑब्लिक प्रोबेबिलिटी ऑफ A। सिंपल। नाउ
उसी चीज को घुमा के भी पूछ सकता है सर, जरूरी नहीं बी ऑब्लिक ए पूछे, हो सकता है ए ऑब्लिक बी पूछ ले। तो ए ऑब्लिक बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। यहां पर तुम क्या बोल दोगे, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल सिंपल। चलो तो ये रहा आपके सामने फॉर्मूला, और बहुत ध्यान से इस फॉर्मूले को देखिए। अब हम इस फॉर्मूले में थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं। क्या वेरिएशन लाते हैं, मैं बोलता हूं कि इस फॉर्मूले की मदद से इसकी वैल्यू निकालो और इसकी मदद से भी इसकी वैल्यू निकालो। तो तुमने क्या किया, इंटरसेक्शन को यहां लिख दिया और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हें पता चला दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इज पी बी इंटू पी ए ऑब्लिक बी, या फिर पी ए इंटू पी बी ऑब्लिक ए। इसका मतलब किसी एक इवेंट की अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसी दूसरे इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, किसी एक इवेंट की अनकंडीशनल और दूसरे की कंडीशनल। इससे मुझे एक नया नॉलेज मिल गया एंड दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड थ्योरम। और कंपाउंड थ्योरम हमको ये बोलता है, सर क्या बोलता है कंपाउंड थ्योरम, कंपाउंड थ्योरम हमको ये बोलता है कि अगर आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी मतलब इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी दो इवेंट्स की निकालनी है, तो किसी भी एक इवेंट की अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ले लो और दूसरे की कंडीशनल ले लो। अगर आपने बी ओरिजिनल वाला लिया है तो ए ऑब्लिक वाला आ जाएगा, और अगर ए अकेला है तो बी ऑब्लिक वाला आ जाएगा, मतलब बी इंटू ए ऑब्लिक बी या फिर ए इंटू बी ऑब्लिक ए। उम्मीद करता हूं कि कंपाउंड थ्योरम कैसे बना था आप सभी को ये क्लू याद आ गया। इसी फॉर्मूले से कंपाउंड थ्योरम बना था, लेकिन ये कंपाउंड थ्योरम है डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। ये कंपाउंड थ्योरम है डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। ये देखो, जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज अनकंडीशनल ऑफ वन एंड कंडीशनल ऑफ अनदर। ये चार्ट सब कुछ बयां कर रहा है। दिस चार्ट इज टेलिंग एवरीथिंग। सुपर। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं सर, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन टुगेदर, सम ऑफ द पॉइंट इज नोटेड टू बी 10, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द टू डाइस हैज शोन द पॉइंट 4। आपको बोल रहा है इवेंट ए कि आपके पॉइंट्स का सम 10 है, ये ऑलरेडी पता है आपको, नोटेड टू बी 10। अब आपको बताया जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द टू डाइस हैज शोन द पॉइंट 4। तो दो इवेंट हो गए। एक इवेंट है ए जिसको मैंने नाम दे दिया कि सम तुम्हारा 10 आ रहा है, दूसरा इवेंट का मैंने नाम दे दिया वन ऑफ द डाइस इज शोइंग 4। अब तुमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये जानते हुए कि ए हो चुका है। तो एक काम करते हैं, पहले ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इंडिविजुअल वाली। तो मैंने बोला भाई सम ऑफ द पॉइंट्स 10 कब कब आ सकता है, सर डाइस फेंकने में 10 आता है, या तो 4 6 हो, या तो 5 5 हो, या तो 6 4 हो, मतलब 3 पॉसिबिलिटीज। तो 3/36 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। वन ऑफ द डाइस इज शोइंग 4, ऐसा कब कब आता है, वन ऑफ द डाइस इज शोइंग 4 आता है मेरा 1 4 2 4 3 4 5 4 4 4 6 4 4 2 4 3 4 4 ऐसे करके काउंट किया तो 11 आउटकम्स आ रहे थे मेरे पास, 11/36। अब आपसे पूछा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, क्यों, क्योंकि एज पर द फॉर्मूला तुमको न्यूमरेटर में ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो दोनों सेट को देखो और बताओ कॉमन क्या है इसमें से। सर दो ही लोग कॉमन है, 4 6 6 4, तो देयर आर 2 कॉमन। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/36। अब आपको जाना है फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। पी ए इंटरसेक्शन बी इज 2/36 एंड पी ए इज इक्वल्स टू 3/36। 36 कैंसिल, 2/3 इज द आंसर। सिंपल, ठीक है सर। प्रशांत सिंघई जी बोल रहे हैं कि वीडियो ब्लर हो रहा है, तो कर दो उसको, सही कर दो, उसकी क्वालिटी चेंज कर दो अपने अपने एंड से। आप अपने एंड से क्वालिटी चेंज करो ना, फिर ब्लर नहीं होगा बेटा। अच्छा, अरे क्वालिटी के कहां से आ गए भाई, क्वालिटी के कहां से आ गए भाई साहब, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने लगता है आज, क्वालिटी के आ गए। अच्छा, ये तो मैंने आपको फॉर्मूले पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, और जस्ट आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए याद है मैंने एक और तरीके से बताया था, इसी सेम चीज को मैंने एक और तरीके से बताया था। कैसे सर, मैंने बोला था टोटल 36 आउटकम है, 36 में से तुम बोल रहे हो कि ए हो चुका है, ऑलरेडी ए हो चुका है, तो तुम्हारे पास 3 ही आउटकम बचे, 4 6 5 5 6 4। अब उसमें से उन 3 आउटकम में से कब कब ऐसा हुआ है कि वन ऑफ द पॉइंट इज 4, तो मैंने बोला उन 3 में से 2 आउटकम्स ऐसे हैं जहां पर मेरा 4 आ रहा है, 2 आउट ऑफ 3 आंसर आ गया। ये फंडा ऐसे डायरेक्ट वाला है, फॉर्मूले से करो ज्यादा अच्छा है। नाउ इन अ ग्रुप ऑफ 20 मेल्स एंड 15 फीमेल्स, 12 males and 8 females are service holder. What is the probability that person selected at random from a group is a service holder given that the person is a male? अब समझो, मेल की प्रोबेबिलिटी 20/35 एंड क्योंकि आउट ऑफ 35 टोटल 20 है, और शेयर होल्डर नहीं सर्विस होल्डर होने की प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो 20/35। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो मेल भी हैं और सर्विस होल्डर भी हैं, तो ये वाला चार्ट देख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
35 के 2 ब्रेकअप हैं, 20 और 15। 20 मेल के 2 ब्रेकअप हैं, 8 लोग सर्विस वाले नहीं हैं, 12 लोग सर्विस वाले हैं। 15 फीमेल में भी 2 ब्रेकअप हैं, 8 लोग सर्विस वाली, 7 लोग सर्विस वाली नहीं है। तो दोनों सर्विस वालों को जोड़ोगे तो 20 सर्विस वाले और 15 नॉन सर्विस वाले। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन इज अ सर्विस होल्डर, मतलब आपको निकालना है सर्विस होल्डर की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट, मतलब ये जानते हुए कि इट इज अ मेल, ही इज अ मेल। तो SH/M आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ SH/M। अब SH/M के लिए सबसे पहले आपको चाहिए SH इंटरसेक्शन M डिवाइडेड बाय PM। तो इंटरसेक्शन का मतलब जो मेल भी हो और सर्विस भी करता हो, तो ऐसे 12 लोग हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/35। और कितने लोग मेल हैं? मेल है 20/35, तो 12/35 डिवाइडेड बाय 20/35, 35 कैंसिल, आंसर इज 12/20। डन जनार्दन जन, डन जनार्दन जन। ठीक है सर, चलो परफेक्ट। फिर हमने डी मॉर्गन लॉ को याद किया, दो मुर्गी वाले लॉ। ए यूनियन बी के होल बाहर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट को अंदर लाओगे, ब्रैकेट बाहर छोड़ दोगे तो ए में भी कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, बी में भी कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, और जो यूनियन है तुम्हारा वो पलट कर इंटरसेक्शन बन जाएगा। वही अगर ए इंटरसेक्शन बी में अगर आप कॉम्प्लीमेंट लगाते हो तो ए में भी कॉम्प्लीमेंट, बी में भी कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन पलट के यूनियन। लेकिन वहां पर हम लोग दो मुर्गे लॉ को 2 तक लगाते थे, 2 इवेंट्स तक। अब हम 3 इवेंट्स तक लगाएंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। और वही अगर मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। परफेक्ट सर। क्यों बताया सर आपने? आएगा, इसका उपयोग आएगा, बहुत ही जल्दी इसका उपयोग आएगा। ठीक है, मास्टर एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट था सर। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, यूनियन दिया हुआ है। एक बात तो सबको समझ में आ गई होगी कि अगर ए है बी है यूनियन है तो इंटरसेक्शन तो मैं निकाल ही सकता हूँ। तो इंटरसेक्शन मेरा आ जाएगा 2/3 + 3/5 - 5/6 विच इज 13/30। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है। अब एक एक करके रिक्वायरमेंट बढ़ते जाते हैं सर। सबसे पहली रिक्वायरमेंट A/B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो A इंटरसेक्शन B हो गया 13/30 डिवाइडेड बाय 3/5, सॉल्व किया 13/18 आ गया। नाउ probability of B/A, तो probability of B/A is B intersection A divided by probability of EA, तो 13/30 into 3/2, ये सब आपके पास डायरेक्टली दिया है। मजा आएगा आपका यहाँ पर probability of A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B में, यहाँ कैसे करोगे? तो मैं बोलूंगा probability of A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑब्लिक B में हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B अपॉन PB। अब कौन मुझे इसका मीनिंग बताएगा? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब ए का नहीं होना और बी का होना, ए का नहीं होना और बी का होना, ए का नहीं होना और बी का होना, मतलब सिर्फ और सिर्फ बी का होना। और सिर्फ और सिर्फ बी का होने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से कॉमन पोर्शन हटा दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से ए इंटरसेक्शन बी मैंने रिमूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर आ गया। सो पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब 3/5 - 13/30 होल डिवाइडेड बाय 3/5। तो ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आना था। तो कितने बच्चों को ये वाली बात समझ में आ गई? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी मैंने अभी पढ़ाया था 5 मिनट पहले, वो यहाँ पर यूज आ गया। ठीक है सर, नेक्स्ट। फिर आपको अगला पूछा था व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट A/B कॉम्प्लीमेंट। तो A/B कॉम्प्लीमेंट में फॉर्मूला लगाओगे तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन पी बी कॉम्प्लीमेंट। अभी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? ए का होना और बी का नहीं होना, ए का होना और बी का नहीं होना मतलब सिर्फ ए का होना। ओके, और सिर्फ ए का होना मतलब टोटल ए की प्रोबेबिलिटी में से ए इंटरसेक्शन बी रिमूव कर देना, तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी रिमूव कर देना। और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1/1 माइनस पी बी। अब एक बार ये बन गया ना, उसके बाद क्या वैल्यू को डाल के सॉल्व करना भी मैं सिखाऊं? नहीं ना, आगे बढ़े। चलो अगला लास्ट वन, ए कॉम्प्लीमेंट ऑब्लिक बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ऑब्लिक बी कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से देखो, ए कॉम्प्लीमेंट ऑब्लिक बी कॉम्प्लीमेंट मतलब दिस इंटरसेक्शन दिस, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो क्या यहां पर डी मॉर्गन लॉ लग रहा है? सोचो सोचो सोचो, डी मॉर्गन लॉ लग रहा है यहां पर? हाँ, डी मॉर्गन लॉ को उल्टा लगाओ, ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट लगाऊंगा तो कॉम्प्लीमेंट बाहर चले जाएंगे और इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगा, तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी का ना होना,
तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होना, 1 से माइनस कर दिया, बस एक बार ये मिल गया, फिर वैल्यू तो आप डाल ही दोगे। क्या वो भी मैं करूं? ना जी ना, डन है। अब जो हमने कंपाउंड थ्योरम पढ़ा था वो डिपेंडेंट के लिए था, पर इंडिपेंडेंट अगर इवेंट हो गए तो इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, बोलता है देखो एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है, मान लो आपस में वो इंडिपेंडेंट है। आपस में इंडिपेंडेंट होने का मतलब ए के होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बी के होने ना होने से मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। ए के होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बी के होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट। तो जब दोनों से फर्क पड़ता ही नहीं है तुम्हें, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए? मैंने बोलूंगा भाई ए के हो जाए चाहे ना हो, अरे भैया ए तुम हो जाओ चाहे ना हो, मेरी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वही ए भी बोलेगा, ए भी यही बोलेगा कि मेरी जो प्रोबेबिलिटी तुम्हारे बिना या तुम्हारे साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, ये नहीं बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है। अरे पहले लिख लिया गुनगुन ने, जबरदस्त, क्या बात है। थैंक यू हार्वी शाह, थैंक यू जी। है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए बी एक ही बात, ए ऑब्लिक बी ए एक ही बात, सेम टू सेम, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे केस में फिर अगर मैं ये वाले थ्योरम में आता हूं, इसमें आता हूं, और अगर मैं इसको पी ए बना दूंगा, पर्सनल असिस्टेंट नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इसको अगर मैं पी बी बना दूंगा, तो फिर एक ही बात हो गई ना, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। देन यू कैन से दैट इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट माय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सिंपली द मल्टीप्लीकेशन। यस और नो? चलो डन। तो ये आ गया आपका अगला कंपाउंड थ्योरम। तो कंपाउंड थ्योरम इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट आपसे ये बोलता है, कंपाउंड थ्योरम इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट आपसे ये बोलता है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। ठीक है, सिंपल कूल, याद रहेगा भाई। बेटा नवंबर में बैच शुरू होगा, सुमंत कुमार टेंशन मत लो आप। इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स अनकंडीशनल कंडीशनल तो सेम हो जाता है, तुम साथ हो ना हो कोई फर्क नहीं है। चलो ये आपका कंपाउंड थ्योरम बन गया। नाउ अब यही कंपाउंड थ्योरम को आप और जगह पर लगा सकते हो, पता? यही कंपाउंड थ्योरम को आप और जगह पर लगा सकते हो। कैसे सर? आप अगर कहते हो कि ए का होना और बी का होना दोनों इंडिपेंडेंट है, तो फिर ए का नहीं होना और बी का होना भी इंडिपेंडेंट है, फिर ए का होना और बी का नहीं होना भी इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब दोनों का नहीं होना भी इंडिपेंडेंट है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है मतलब ए का होना बी का होना इंडिपेंडेंट, दोनों को आपस में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर जब ए के होने से कोई फर्क नहीं है तो तुम साथ हो ना हो क्या फर्क है? तो ए नहीं होगा तो भी कोई फर्क नहीं है ना, तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है। बस याद रख लेना इस वाले गाने को, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है सर? चलो, तो अगर आप अपने फॉर्मूले को पी ए इंटरसेक्शन बी के केस में पी ए इंटू पी बी करते थे, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के केस में पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कर देना, और पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट केस में पी ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट कर देना, और इसके केस में भी ऐसा कर देना। अच्छा, अब कुछ बच्चों को क्या लगेगा पता? कुछ बच्चों को लगेगा, कुछ बच्चों को ये लगेगा कि सर आपने इसको पहले क्यों नहीं यूज किया, अभी तो आपके पास आया था क्वेश्चन जिसमें ये वाली चीज थी। बेटा वो डिपेंडेंट इवेंट थे, ध्यान रखिएगा ये वाली बात जो मैं कर रहा हूँ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन वाली, कि इंटरसेक्शन निकालने के लिए बस मल्टीप्लाई कर दो, इसको कहीं भी यूज मत कर लेना। अगर क्वेश्चन इंडिपेंडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो या फिर वही अकेला सिचुएशन बचाओ तभी ऐसा करेंगे। ठीक है, चलो कूल, नो प्रॉब्लम। अब ये देखो, आईजी सर और एमवी सर वाला एग्जांपल लिया था। आईजी इज नोन टू हिट अ टारगेट इन 5 out of 9 शॉट, whereas MV sir is known to hit the same target in 6 out of 11 shot. What is the probability that target would hit once they both try? तो भाई IG जब बंदूक चलाता है, मतलब IG सर जब बंदूक चलाते हैं तो प्रोबेबिलिटी होती है 5/9 की कि सही शॉट पड़ जाए, और MV सर जब बंदूक चलाते हैं तो 11 में से 6 शॉट सही पड़ते हैं। ओके, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या चांसेस हैं कि दोनों ने बंदूक चलाई और किसी ने तो शॉट मार दिया, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम हैव पिक्ड द शॉट प्रॉपर। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी, तो IG यूनियन MV। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ IG यूनियन MV विल बी
प्रोबेबिलिटी ऑफ IG प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ MV माइनस इंटरसेक्शन। लेकिन ये भी तो सोचो, दोनों अपना अपना गेम खेल रहे हैं, तो दोनों को एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए इंटरसेक्शन भी तुम निकाल सकते हो, हाँ इंडिपेंडेंट मान के। तो यहां पर मैंने इंडिपेंडेंट मान लिया, सिंपल। मैं एक सिंपल सा तुमको परम ज्ञान देता हूं, सुनो, सिंपल सा परम ज्ञान। अगर क्वेश्चन में इंटरसेक्शन निकालने का जुगाड़ ऑलरेडी है तो इंडिपेंडेंट मत मानो, पर अगर इंटरसेक्शन निकालने का कोई जुगाड़ ही नहीं है और उसके बिना काम चलेगा नहीं, तो कहीं से तो इंटरसेक्शन लाना पड़ेगा, तो फिर इंडिपेंडेंट मान लो। वैसी वाली बात है। यहां पर अगर तुम बोलते हो कि नहीं मुझे नहीं मानना इंडिपेंडेंट, तो फिर बैठे रहो फूफा जी की तरह, हमसे किसी ने कहा ही नहीं। मानना तो पड़ेगा भाई, मानना तो पड़ेगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट मानना ही पड़ेगा। चलो ये देखो दोनों खड़े भी हैं यहाँ पर, ये देखो IG MV दोनों चश्मे पहने हुए हैं, ये गन देखो दोनों की, इसकी पर्पल वाली गन, इसकी ब्लू वाली गन, ये सामने बैलून रखे हुए हैं, ठीक है, चलेगा। ओके, रिपोर्ट नाउ एग्जाम्पल 16.19 देखो। Odds in favor of an event is 2:3. Odds against another event is 3:7. What is the probability that only one of the two events occur? Only one of the two events occur. तो सबसे पहले तो सर जिस इवेंट का ऑड्स इन फेवर दिया है उसको मैं ए मान लेता हूं, जिस इवेंट का ऑड्स अगेंस्ट दिया हुआ उसको मैं बी मान लेता हूं, और मैं ऑड्स इन फेवर की मदद से प्रोबेबिलिटी निकाल देता हूं कि अगर 2:3 इज ऑड्स इन फेवर, मतलब 2 फेवरेबल आउटकम 3 अनफेवरेबल आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/2 + 3 विच मीन्स 2/5। और बी इवेंट हो जाएगा तुम्हारा 3:7, तो 3/3 + 7 दैट इज 3/10, सॉरी 7/10 क्योंकि ऑड्स अगेंस्ट दिया हुआ है, तो 7 इज योर फेवरेबल आउटकम। अब आपको निकालना है ओनली वन ऑफ द टू इवेंट ऑकर, ओनली वन, मतलब या तो सिर्फ ए हो, आइदर इट इज ओनली ए या फिर ओनली बी। चलो अब मैं सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ता हूं। मैंने लिखा ओनली ए निकालने के लिए मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, ओनली बी के लिए भी मुझे इंटरसेक्शन चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बिना इंटरसेक्शन निकाले तुम्हारा यहां पर कोई काम बनेगा? बिना इंटरसेक्शन निकाले तो मेरा काम बनेगा नहीं। तो दो तरीके हैं, या तो मैं रोने लगूं इंटरसेक्शन नहीं दिया, इंटरसेक्शन नहीं दिया, या तो मैं इंडिपेंडेंट अज्यूम करके निकाल लूं, क्योंकि इंडिपेंडेंट अज्यूम कर लोगे तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है सर, बैठ के रोएंगे थोड़ी, इंडिपेंडेंट अज्यूम करके सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। और क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन भी वही है भाई, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? क्वेश्चन की वही एक्सपेक्टेशन है जो मैं बोल रहा हूं, है ना। इंडिपेंडेंट अज्यूम करो और आगे बढ़ो, सिंपल, ठीक है सर। चलो फिर डी मॉर्गन लॉ का एक बहुत बेहतरीन वाला यूज होता है, बेहतरीन एकदम प्यारा यूज। तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा होता है ना, तो तुम वो बहुत बड़ा वाला फॉर्मूला लगा देते हो, PA + PB + PC - PA इंटरसेक्शन बी, ये वो। ना भाई ना, तुमको नहीं करना। अगर तुमको बोल दिया ना इंडिपेंडेंट है, तो तुम क्या बोलोगे? क्या मैं A यूनियन B यूनियन C को ऐसा बोल सकता हूं दैट इट इज 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C कॉम्प्लीमेंट? ये गलत है ना बेटा। लाइक दिस कैन आई से दैट? अगर तुमसे कोई पूछता है कि A यूनियन B यूनियन C के होने की प्रोबेबिलिटी कैन बी इक्वल टू 1 - उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, 1 - उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है सर। अब उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को ध्यान से देखोगे तो यहां डी मॉर्गन लॉ लग जाएगा। डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से ये हो जाएगा तुम्हारा A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, ठीक है सर। अब ये जो तुम्हारे पास आ गया है, क्योंकि तुम्हें पता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इंटरसेक्शन की जगह मल्टीप्लाई लगा दो, सिंपल, जॉइंट प्रोबेबिलिटी, काम बन गया तुम्हारा। तो ये वाला पार्ट आपको समझना पड़ेगा कि कैसे इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट का अगर 3 वाला क्वेश्चन आता है तो हम डी मॉर्गन लॉ की मदद से अपने सॉल्यूशन को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे भी करूंगा तो गलत आंसर थोड़ी आएगा। अगर इसी क्वेश्चन को आप पूरा पूरा ऐसे सॉल्व करते हो ना, तो ये मत सोचो कि आंसर गलत आ जाएगा, इट विल रिमेन सेम, ठीक है सर। लेकिन शॉर्ट हो गया, शॉर्ट, दैट्स द पॉइंट। डी मॉर्गन लॉ की मदद से हमने उसको शॉर्ट कर दिया। अब जैसे देखो ये रहा मिस्टर रॉय, उन्होंने 3 सेपरेट पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। पहली पोस्ट में देयर आर 3 कैंडिडेट्स, दूसरी पोस्ट में देयर आर 5 कैंडिडेट्स, तीसरी पोस्ट में देयर आर 10 कैंडिडेट्स। अब सुनो, अरे 2 मिनट तो रुक जाओ भाई, IG सर बैकग्राउंड दे रहे हैं, तब तक एक क्वेश्चन करवा दूं, जितना हमने पढ़ा है उतना तो करवा दूं, उसका क्वेश्चन करवा दूं, एक बार देख तो ले कहाँ यूज हो रहा है, फिर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/3 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ C 1/10।
मतलब तीनों पोस्ट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। अब आपसे यूनियन पूछ लिया है, तो या तो आप यूनियन निकालने के लिए पूरी मेहनत कर लो, या तो फिर ये वाला शॉर्टकट लगा दो, 1 माइनस यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद डी मॉर्गन लॉ, उसके बाद इनका उल्टा वाला प्रोबेबिलिटी 2/3, 1/5 की जगह 4/5, 1/10 की जगह 9/10, इसको यूज करोगे 0.52। और यही चीज अगर आप पूरा मैनुअली करने भी जाते हो तो भी आंसर आपका वही आना है। ठीक है सर, चलेगा? ओके, सॉरी टू से सर, अरे हाँ भैया 8 बजे का टाइम है ना, 1 मिनट रुक नहीं सकते? सॉरी टू से, सॉरी टू से। चलो वही सेम चीज आपकी यहां पर भी लगेगी, लेकिन इसका सेकंड वाला पार्ट बहुत अच्छा है सर। ओनली एंड ओनली 1 कंप्यूटर एरर पर वीक। ओनली एंड ओनली 1 कंप्यूटर एरर पर वीक का मतलब है या तो सिर्फ ए होगा, या तो सिर्फ बी होगा, या तो सिर्फ सी होगा। ओनली ए, ओनली बी, या ओनली सी। समझ रहे हो? तो ए का होना बी और सी का नहीं होना, बी का होना ए और सी का नहीं होना, सी का होना ए और बी का नहीं होना। बस लगा दो, डन है। तो कल हमारी कहानी यहां आकर समाप्त हुई थी सर, जहां पर हमने ये देखा था कि किस तरीके से डी मॉर्गन्स लॉ का उपयोग करके आप अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी को थोड़ा सा शॉर्ट बना सकते हो, बशर्ते कि आप के इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो। ठीक है सर, कूल। ये 2 क्वेश्चन हमने देखा। फिर हमारे पास ये एग्जाम्पल 16.25 आया था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं एक बार बताऊंगा, समझ में आता है तो एब्जॉर्ब कर लेना, नहीं समझ में आता तो इग्नोर कर देना। क्या सुन रहे हो मेरी बात? ये एक रोलर कोस्टर क्वेश्चन है, समझ में आता है तो एब्जॉर्ब कर लेना, नहीं समझ में आता तो इग्नोर कर देना, टेंशन बिल्कुल नहीं पालने का। ठीक है सर? तो जिन्होंने एक बार में या पहली बार में समझा था, गिव अप नहीं किया था, वो एक बार ट्राई कर लें फिर से। ठीक है? सो देयर आर 2 अर्न्स। अर्न्स का मतलब होता है बैग। एक बैग में 5 रेड बॉल और 6 व्हाइट बॉल रखी हुई है, दूसरे बैग में 3 रेड बॉल और 7 व्हाइट बॉल रखी हुई है। ठीक है? बोल रहा है कि हम पहले वाले बैग में से 2 बॉल निकालेंगे और विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब उसको वहां पर दूसरी बॉल्स ना रख के उसे दूसरे अर्न में, मतलब दूसरे बैग में ट्रांसफर कर देंगे, जो दूसरा जो 10 बॉल वाला बैग है ना उसमें ट्रांसफर कर देंगे। ओके, उसके बाद जो दूसरे बैग में से अब फिर 2 बॉल निकालेंगे, तो बताइए कि दोनों जो हम बॉल्स निकाल रहे हैं वो रेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखो, अब मुझे ये देखना है कि दूसरे वाले बैग में से 2 रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होती क्या है एक्चुअल में, अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो मैंने बोला दूसरे वाले बैग में मेरे पास 3 रेड बॉल हैं, 3 में से 2 रेड बॉल चुनना, 3C2। ओवरऑल मेरे 10 बॉल में से 2 रेड बॉल चुनना, दैट इज 10C2। ठीक है सर? तो 3C2 डिवाइडेड बाय 10C2, 3/45। ये थी अनकंडीशनल। अब सवाल ये उठता है सर कि ये तो तब पॉसिबल होता अगर तुम पहले वाले बॉक्स में से, पहले वाले बैग में से कोई भी बॉल यहां ट्रांसफर नहीं करते। अब तुम पहले वाले बैग में से यहां कोई बॉल ट्रांसफर कर दोगे तो जल्दी बताओ, यहां पर जो तुम्हारे पास 10 बॉल रखी हुई हैं वो कितनी हो जाएंगी? सर वहां से 2 बॉल आएंगी तो यहां 12 हो जाएंगी ना, वहां से 10 बॉल आएंगी तो यहां 12 हो जाएंगी। यस सर, बिल्कुल सही बात है। क्या हो गया? क्या हो गया भाई? मैंने चैट बॉक्स देखा ही नहीं। ओहो, अरे सर सॉरी क्यों बोल रहे हो सर, हम तो मजाक कर रहे थे, मुझे पता था आपको अच्छे से ध्यान है, कोई दिक्कत की बात नहीं सर, सॉरी वॉरी वाली कोई बात नहीं है, कोई गलती है ही नहीं तो सॉरी किस चीज का, है ना? कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो चलता रहता है ना? मैं तो सोचा कि चलो सर की क्लास में घूम के आते हैं सर, ऐसा डोंट माइंड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बच्चों टेंशन मत लो, मेरा और एमवी सर के बीच में चलता रहता है भाई, है ना? एकदम ब्रो वाला खेल है, कोई टेंशन नहीं है, एकदम ब्रदर्स वाला, तो टेंशन नहीं है। ठीक है जी, चलिए सर। एमवी सर मैं आपको इनवाइट करता हूं, इस रोलर कोस्टर क्वेश्चन को समझ के देखो, क्या कहते हो बच्चों? क्या एमवी सर को इनवाइट करें अपन लोग की ये वाला क्वेश्चन समझ के देखें? हमारे प्रोबेबिलिटी का सबसे टफ क्वेश्चन है सर ये, पूरी प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। वैसे तो चैप्टर ही लोग छोड़ देते हैं, मैं तो छोड़ने वाले चैप्टर का सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो आइए सर समझ के देखते हैं, ठीक है? चलो, तो एमवी सर को चैलेंज दिया है मैंने कि एमवी सर ये वाला क्वेश्चन समझेंगे मुझसे। तो दूसरे वाले बैग में मेरे पास 10 बॉल ऑलरेडी रखी हुई हैं, अब पहले वाले बैग में से 2 बॉल निकालकर दूसरे वाले बैग में डालूंगा तो वहां 12 बॉल हो जाएंगी। तो अब मुझे ये देखना है कि 3 केसेस हो सकते हैं ना, क्योंकि पहले वाले बॉक्स में से जो 2 बॉल निकल रही हैं उसके 3 सिचुएशंस हैं, या तो वो 2 बॉल दोनों की दोनों व्हाइट हो, या तो वो 2 बॉल दोनों की दोनों रेड हो, या फिर एक रेड और एक व्हाइट हो। यस और नो? ठीक है सर। तो वही चीज हमने तीनों केसेस में देखा कि अगर मुझे बोथ रेड निकालना है तो बोथ रेड इंटरसेक्शन, मतलब ये जानते हुए कि पहले में से 2 रेड निकली हुई हैं, फिर वापस से मुझे सेकंड इवेंट बनाना है कि दूसरे बॉक्स में से 2 रेड निकले, ये जानते हुए कि दोनों व्हाइट निकली हैं, और तीसरा मुझे ये चेक करना है कि दोनों रेड निकले, ये जानते हुए कि पहले में से एक रेड और एक व्हाइट निकला है। अब ये देखो, हमें निकालनी है ये वैल्यूज। बी का मतलब यहां पर समझना,
बी का मतलब है दूसरे वाले बॉक्स में से 2 रेड बॉल निकलना। तो बी के साथ पहला केस का इंटरसेक्शन किया, बी के साथ दूसरा केस का इंटरसेक्शन किया और बी के साथ तीसरे केस का इंटरसेक्शन किया। अब इंटरसेक्शन इन केस ऑफ डिपेंडेंट इवेंट, आपके जो इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी है वो हो जाती है वन अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो देखो P इंटू आर आर और पी बी ऑब्लिक आर आर, पी इंटू आर आर पी बी ऑब्लिक आर आर, पी डब्ल्यू डब्ल्यू पी बी ऑब्लिक डब्ल्यू डब्ल्यू, पी आर डब्ल्यू पी बी ऑब्लिक आर डब्ल्यू। तो ये मैंने फंडा समझा दिया, बस इतना काफी है भाई, अपन लोगों को लोड नहीं लेना, आगे बढ़ते हैं नहीं तो यहीं पर उलझ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसको समझना था उन्होंने ये वाला समझ लिया होगा, रिपीट करवा दिया मैंने। एग्जाम्पल 16.25, देयर आर 8 balls वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग 3 boxes। जनरली ऐसा सवाल जब हम लोग देखते हैं ना तो हमको क्या लगता है कि सर 8 में से 3 बॉल हमको डालनी है, जबकि ऐसा नहीं बोल रहा। 8 balls आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हमें बांटना है, डालना नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहा 8 में से कोई 3 बॉल चुन के एक एक डाल दो। 3 बॉक्सेस हैं, हमें इन 8 बॉलों को 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने के तो बहुत सारे वेज हैं। हर बॉल के पास देयर आर 3 ऑप्शंस कि वो बॉक्स 1 में चले जाए, बॉक्स 2 में चले जाए, बॉक्स 3 में। तो क्या आप लोग मुझे बताएंगे व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स पॉसिबल? एमवी सर, मैंने प्रणव सर से ही सीखा है मैथ्स। ओहो हो, एमवी सर तो मजे लिए जा रहे हैं। मुझे नहीं आता सर, मैथ्स क्लास करनी पड़ेगी आपकी। मैथ्स तो सर अपनी जगह है, प्रोबेबिलिटी का तो अपना अलग मजा है। प्रोबेबिलिटी तो दुनिया ही अलग है। ठीक है, चलो तो मैं फिर से आपको बताता हूं। हमारे पास 8 बॉल हैं, हर बॉल के पास चॉइस है, या तो वो बॉक्स 1 में चली जाए, बॉक्स 2 में चली जाए, बॉक्स 3 में चली जाए। तो ऐसे करके 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 8 कर दोगे ना तुम, तो यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स विच इज 3 की पावर 8, 6561। आपको मेरी बात समझ में आई? नाउ प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है मुझे? ये तो हो गया, ये तो हो गया ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालना है? प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना है कि पहली बॉक्स में 3 बॉल रहे, तो आपको पहले इन 8 बॉल में से कोई 3 बॉल चुननी है पहले बॉक्स के लिए। वो 3 बॉल आपने चुन ली, कितने तरीकों से चुन ली सर? वो हो गया 8C3। अब दूसरी बात, रिमेनिंग 8 में से 3 बॉल चुन ली तो रिमेनिंग 5 बॉल बची। अब उन पांचों बॉल के पास दो दो ऑप्शन है, या तो वो बॉक्स 2 में चली जाए, बॉक्स 3 में, क्योंकि बॉक्स 1 तो फिल हो चुका है। बॉक्स 1 में तो बोल दिया था कि 3 ही बॉल जाएंगी। अब बची हुई 5 बॉलों के पास दो 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 ऑप्शन है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार, तो 2 की पावर 5। तो 56 इंटू 2 की पावर 5, 1792। इससे आपका आंसर आ गया है सर क्या? 1792 डिवाइडेड बाय 6561। कितने बच्चों को भाई ये वाली चीज थोड़ी सी याद आई है, थोड़ा सा कैच हुआ है? ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा सर, डिस्ट्रीब्यूशन अलग चीज होती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिफरेंट थिंग। जब हम बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग। चलो सर, कूल। कंपोनेंट वाला तो सर कितनी बार करोगे सर? 3 बार कर चुके ये वाला क्वेश्चन तो। हाँ यार, ये तो कर चुके हैं यार, कितनी बार वही वाले में बात करेंगे। क्वेश्चन 50, ए बी सी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट विथ प्रोबेबिलिटीज 0.3, 0.2, 0.4। तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? भाई इंडिपेंडेंट बोला है, 3 इवेंट इंडिपेंडेंट है, तीनों का इंटरसेक्शन निकालना, तो सिंपल तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, काम बन गया, काम बन गया। नेक्स्ट, 2 balls are drawn from a bag containing 5 white and 7 black ball. What is the probability that they would be of the different color? अब हम सेट भी चालू कर चुके हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए आपके पास एक बैग, आपको 2 बॉल चुननी है आउट ऑफ 12 बॉल्स। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? चूजिंग ऑफ द 2 balls आउट ऑफ 12 बॉल्स, तो 12C2 का आंसर है 66। अब दूसरी बात आपको ये बतानी है कि उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक ब्लैक बॉल हो और एक व्हाइट बॉल हो। तो मैंने बोला 5 में से एक व्हाइट बॉल, 7 में से एक ब्लैक बॉल, 5 7 35 आर द फेवरेबल आउटकम, 35/66। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई। क्वेश्चन 5, ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट एंड एग्जॉस्टिव। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे अकर साइमल्टेनियसली? अब मुझे बताओ यार, तुमको बता दिया है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इतना बोलना ही काफी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दिया तो साथ में होने के तो सवाल ही नहीं उठता। दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। वेरी सिंपल, जीरो, वेरी सिंपल, जीरो। ओके माय डियर चैम्प्स, जल्दी बताइए क्या आपको मेरी बात समझ में आई? वाई इट इज 0 0 0? यस, कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, given that for 2 events A and B, probability of A is 3/5, probability of B is 2/3 and union आपको दिया हुआ है, तो A ऑब्लिक भी निकाल सकते हो। यस, ये तीनों डेटा की मदद से पहले A इंटरसेक्शन भी निकाल देता हूं।
उसके बाद फिर पी ए ऑब्लिक बी का फॉर्मूला लगा दूंगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो देखो नीचे मैंने पहले इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल दी ऊपर वाले वैल्यू से, और फिर इस 31/60 को ऊपर यूज कर लिया। वेरी प्लेन वैनिला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं ना, ये एग्जाम में आते हैं। जो वो ऑन वाले, बॉल वाले और डिस्ट्रीब्यूट करने वाले क्वेश्चन देखे ना, वो बहुत रेयर हैं, तो हम उनको टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम इनको टारगेट कर रहे हैं जो हमको सीधे बन जाएंगे। तो जो चीज आपसे बनती है उसको प्लीज एकदम मक्खन तरीके से समझो और उसमें कॉन्फिडेंट रहो, बाकियों की टेंशन मत लो, ठीक है सर। चलो, टू इंडिपेंडेंट इवेंट, पी ए प्लस बी निकालना है। पी ए प्लस बी का मतलब होता है पी ए यूनियन बी। तो यार मेरे पास तो डेटा ही नहीं, कैसे निकालूं? पी ए दिया है, पी बी दिया है, और कुछ तो दिया ही नहीं है। अरे भाई, इंडिपेंडेंट इवेंट में इंटरसेक्शन डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो ना। वेरी सिंपल, डैम सिंपल दिस क्वेश्चन। 3/5 प्लस 2/3 माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन विच इज इंटरसेक्शन। नेक्स्ट, if for two independent events A and B, probability of A union B is 2/3 and probability of A is 2/5, what is the probability of B? अब हमको निकालना है what is the probability of B। तो देखो यार, पी ए गिवन है, पी ए यूनियन बी गिवन है। मैं निकालता हूं पहले पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा मेरा पी ए इंटू जो पी बी मुझे नहीं पता। तो आप इस पूरी इक्वेशन में क्या करो, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ था यूनियन, वो आपने पुटअप कर दिया। ठीक है सर, ये पुटअप कर दिया 2/3। पी ए आपको गिवन था 2/5, आपने पुटअप कर दिया। पी बी आपको नहीं पता, रहने दो, एज इट इज रहने दो। पी ए इंटरसेक्शन भी आपको निकालना है, तो आप क्या कर दो, 2/5 को पी बी से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप पी बी कॉमन निकालोगे, आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर दोगे। उम्मीद है ये वाला भी बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है सर, बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बताइए भाई। बिल्कुल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी इज 2/3, व्हाट इज बी ऑब्लिक ए? सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर चुके हैं इस टाइप का सेम क्वेश्चन हम लोग। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है सर। Probability of A is small a, probability of B is small b, and probability of A intersection B is C. What is the value of this expression? डी मॉर्गन लॉ को याद करते हैं सर। डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कर दूंगा। फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का फुल फॉर्म हो जाएगा PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो 1 माइनस ए प्लस बी माइनस सी, 1 माइनस ए प्लस बी माइनस सी, ब्रैकेट ओपन किया, 1 माइनस ए माइनस बी प्लस सी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। टू कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कॉइन वुड शो अ टेल गिवन दैट द फर्स्ट कॉइन शोज अ हेड? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दो इवेंट, पहला इवेंट कि पहला कॉइन हेड दिखा रहा हो, तो पहला कॉइन हेड आ रहा हो, ऐसे तो दो प्रोबेबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज हैं, एच एच और एच टी। दूसरा है सेकंड में टेल दिख जाए, सेकंड में टेल दिख जाए, इसकी भी 2 है, ऑप्शन 2/4। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए, मतलब कि सेकंड वाले कॉइन में टेल दिख जाए, ये जानते हुए कि पहले वाले में हेड आया है। तो मैंने बोला फिर दोनों का कॉमन तो एक ही कहलाए ना, एच टी, ओनली एच टी, दैट इज 1/4। तो इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी 1/4 ऊपर रखा, नीचे 2/4 रखा, आंसर आ गया 1/2। सिंपल, कूल। ये रोलर कोस्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं है सर। फिर ये बॉक्सेस वाला, वैसे ये भी रोलर कोस्टर है, रहने दो, इसको भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको भी करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन 10 में आता हूं मैं। अ प्रॉब्लम इन प्रोबेबिलिटी वाज गिवन टू 3 सीए स्टूडेंट्स, आप जैसे 3 लोगों को दिया गया, ए बी एंड सी, जिनके सॉल्व करने के चांसेस थे 1/3, 1/5, 1/2। व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व्ड? जब ऐसा बोलते हैं ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये हो जाए, मतलब कोई भी कर दे तो चलेगा, या तो स्टूडेंट ए कर दे, या स्टूडेंट बी कर दे, या स्टूडेंट सी कर दे, आइदर ऑफ देम, कोई भी कर दे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, सिंपल। ठीक है सर, तो कैसे होगा ये चीज? सर मुझे पीए दिया है, पीबी दिया है, पीसी दिया है, मुझे यूनियन निकालना है। एक तरीका तो है मैं बहुत लंबे तरीके से जाऊं। दूसरी बात, क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं? सर लिखा तो नहीं है। अरे पर इंडिपेंडेंट ही तो हैं। तुम 3 स्टूडेंट को कोई काम देते हो, तो एक ने कर लिया, दूसरा भी कर सकता है, दूसरे को, एक दूसरे से किसी को फर्क थोड़ी पड़ रहा है, दे आर इंडिपेंडेंट, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो अब मैं डी मॉर्गन लॉ यूज करूंगा। सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी को बनाऊंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट बनेगा, इसको ओपन करूंगा तो ये बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा।
तो 1/3 का कॉम्प्लीमेंट 2/3, 1/5 का कॉम्प्लीमेंट 4/5, 1/2 का कॉम्प्लीमेंट 1/2, तीनों को मल्टीप्लाई किया, 1 से माइनस किया, आंसर आ गया। चिल, ये तो कर चुके हो आप ऑलरेडी। Tom speaks truth in 30% cases, Dick speaks truth in 25% cases. What is the probability that they would contradict each other? मतलब अगर T का अकरेंस हो रहा है तो D का अकरेंस ना हो, और T का अकरेंस नहीं हो रहा तो D का हो, दोनों में से कोई एक चीज। या तो टॉम सही बोल रहा है तो डिक गलत बोल रहा है, टॉम गलत बोल रहा है तो डिक सही बोल रहा है। ठीक है, तो अब देखो PT इज इक्वल टू 0.3, PD इज इक्वल टू 0.25, T इंटरसेक्शन D कॉम्प्लीमेंट एंड T कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन D। अब खुद सोचो, इस क्वेश्चन को तभी कर पाओगे जब इंडिपेंडेंट मानोगे, और इंडिपेंडेंट मानना भी गलत थोड़ी है यार, इंडिपेंडेंट मानना गलत थोड़ी है। क्यों? क्योंकि भाई टॉम का अपना सोच है भाई, कब वो सच और झूठ बोलता है, इसका दूसरा डिक का भी वैसे ही है भाई, कब कब ट्रूथ है कब फॉल्स है क्या पता अपन को। ठीक है, तो T इंटरसेक्शन D कॉम्प्लीमेंट, D इंटरसेक्शन T कॉम्प्लीमेंट, तो पहले T लिया तो T की प्रोबेबिलिटी 0.3 और D का कॉम्प्लीमेंट्री 0.75, उसके बाद मैंने T का कॉम्प्लीमेंट्री ले लिया 0.7, तो D का नॉर्मल 0.25, सिंपल। चलो नेक्स्ट, रोलर कोस्टर, आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 30%, 40% एंड 50% फेल्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो 30% लोग फिजिक्स में फेल हैं, 40% लोग केमिस्ट्री में फेल हैं, और 50% लोग दोनों में से किसी एक में फेल हैं। इफ एन एग्जामिनी इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही पास्ड इन फिजिक्स इफ इट इज नोन दैट ही फेल्ड इन केमिस्ट्री। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स फेल होने की 0.3 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ केमिस्ट्री फेल होने का 0.4 दिया हुआ है, दोनों का यूनियन 0.5 दिया है। तो आप पहले तो इंटरसेक्शन निकाल दो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों फेल हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 20%। नाउ आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो फिजिक्स में पास हो जाए। तो फिजिक्स में पास होने को मैंने P कॉम्प्लीमेंट लिखा है, क्या आप समझ पा रहे हो इस चीज को? अरे यार फिजिक्स में फेल होने को तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ P लिख रहे हो, तो फिजिक्स में पास होने को प्रोबेबिलिटी ऑफ P कॉम्प्लीमेंट लिखोगे। नहीं होना, फेल नहीं होना मतलब पास होना, फेल का नहीं होना मतलब पास होना, सिंपल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P कॉम्प्लीमेंट ऑब्लिक C, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ C। अब ऊपर आ गया आपका एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C, तो उसको आप बता सकते हो कि ओनली C का होना, P का नहीं होना, तो टोटल C में से इंटरसेक्शन का रिमूव कर देना, 0.4 में से 0.2 रिमूव हो गया, डिवाइडेड बाय 0.4 C आ गया, खत्म। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही है जी, जल्दी बताइए जी। आर यू गाइज विथ मी सर, यस और नो? चलो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको बनने लगा। ये वाला बॉल वाला तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं सर क्वेश्चन। अब आते हैं नए कॉन्सेप्ट में, विच इज रैंडम वेरिएबल। इसका उपयोग थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में काफी होता है, और कितने लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो एग्री करते हैं सर कि थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए ज्यादा स्कोरिंग है। हाउ मेनी ऑफ यू डू एग्री विद दिस? जब आपने थ्योरेटिकल की क्लास कर ली होगी तो आप ये बात समझ गए होगे कि भले थ्योरेटिकल दिखने में टफ लगता हो, लेकिन कितने चिल्टू सवाल आते हैं भाई, कितने चिल्टू सवाल आते हैं। ठीक है, तो आप तो ये मानो कि यहां से आपका थ्योरेटिकल चालू हो गया है, आप ये मानो कि यहां से आपका थ्योरेटिकल चालू हो गया, तो बहुत ध्यान से पढ़ना आप। ठीक है, मुझे पता है प्रोबेबिलिटी में तुमने बहुत घास काट ली है भाई कि नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है यार, वैसे भी यार हमको बन नहीं रहा है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ध्यान नहीं देते, चैट में बात कर लेते हैं। लेकिन अब बिल्कुल सीरियस हो जाओ, ठीक है, अब बिल्कुल सीरियस हो जाओ। रैंडम वेरिएबल, कभी भी कोई तुम्हारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में जाके तुम एक वेरिएबल डिफाइन कर दो। जैसे तुमने कॉइन उछाला 3 बार, तो कॉइन में हेड की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 1 2 3, तो ये एक वेरिएबल हो गया ना, नंबर ऑफ हेड एक वेरिएबल हो गया। तो इस तरीके से रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर देना, इज कॉल्ड एज रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल भी 2 तरीके के होते हैं सर। कौन से 2 तरीके के होते हैं रैंडम वेरिएबल? एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक होता है कंटिन्यूस। डिस्क्रीट मतलब अगर आपकी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 2 3 0 इस टाइप से जा रही हो, इंटीजर वाली है ना, विदाउट ब्रेकेज, मतलब विदाउट कंटिन्यूटी। और कॉन्टिन्यूस वाली मतलब इट कैन टेक एनी वैल्यू। तो जल्दी मुझे बताइए, क्या हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कुछ पढ़ते हैं ना? बट थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम जरूर पढ़ते हैं, और उस टॉपिक का क्या नाम है, कोई मुझे बताएगा यहाँ पर? कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल से जुड़ा हुआ एक टॉपिक जो आपने थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा है, उसका नाम क्या है, जल्दी बताइए सर, माय डियर चैम्प्स। सर उसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डू यू रिमेंबर दैट? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अकेला एक टॉपिक है भाई, ए बाइनोमियल नहीं, नॉर्मल, रत्नेश भाई नॉर्मल, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? क्या आपने चैप्टर नंबर 14 में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था सर। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब था वेरिएबल और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी।
तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है वेरिएबल, उसके सामने उसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल को कहा जाता है, एक ऐसी टेबल जिसमें डिफरेंट रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हो और उनको आपस में हम उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें। तो क्योंकि यहां पर प्रोबेबिलिटी है, और मैंने जैसा कि आपको समझाया था कि प्रोबेबिलिटी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए वो अपने संस्कार नहीं भूलती, कभी भी उसकी वैल्यू 0 से नीचे नहीं जाएगी, कभी भी उसकी वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जाएगी, और हमेशा सभी चीजों की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 के बराबर रहेगा। संस्कार मत भूलना, चाहे कितने भी बड़े हो जाओ। ठीक है, चलो सर। तो इफ एक्स आर रैंडम वेरिएबल टेक्स फाइनाइट वैल्यू x1 x2 x3 p1 p2 p3, तो ध्यान रखना ये p के सारे जो सम है ना, p के सारे जो सम है वो 1 के बराबर होंगे। गुड। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको ऐसा दिखता है, x1 p1 x2 p2 x3, और हमेशा प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 के बराबर होता है। ठीक है, अगला था सर, अरे मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी टेबल जिसमें वेरिएबल और उसकी फ्रीक्वेंसी दिख रही है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी टेबल जिसमें रैंडम वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटी दिख रही है। सिंपल। अब सर हमने ये वाला एग्जांपल लिया था जो कि बहुत बड़ा मास्टर एग्जांपल था हमारा। अगर कॉइन 3 बार उछाला गया तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? कॉइन को 3 बार उछालना। एक्स का मतलब मैंने बोल दिया नंबर ऑफ हेड्स। तो 3 बार उछालने से क्या क्या इवेंट बनते हैं, क्या क्या सैंपल पॉइंट क्रिएट होते हैं? एच एच एच, एच टी एच, एच टी टी, एच एच टी, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, टी टी टी। 8 पॉसिबिलिटीज हैं। उन 8 पॉसिबिलिटीज में काउंट करते हैं कि एच की क्या क्या वैल्यू जा रही है। तो पहले वाले में 3 एच है, मतलब एच की वैल्यू 3। दूसरे वाले में एच टी एच में 2 एच है, फिर सिंगल एच, फिर 2, फिर 2, फिर 1, फिर 1, फिर 0। मतलब कभी एच की वैल्यू 0 भी जाती है, कभी 1 भी जाती है, कभी 2, मैक्सिमम 3 तक, क्योंकि 3 बार कॉइन उछाल रहे हो, 0 से लेकर 3 तक। नाउ अब आपको निकालना है कि बताइए भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा इसका। तो पहले मैंने एक जगह पर रैंडम वेरिएबल x लिख दिया, उसकी पॉसिबल वैल्यूज लिख दी 0, 1, 2, 3, और उसके अगेंस्ट में उसकी प्रोबेबिलिटी डाल दी 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। सर कैसे आया 1/8, 3/8? सिंपल सी बात है, 0 हेड आ रहा है ऐसा एक ही बार हुआ 8 में से, तो 1/8। एक एक हेड आया हो ऐसा 3 बार हुआ है, तो 3/8, 3/8 ऐसे करके आ जाएगा। सिंपल। अब सुनो, जो मैंने पर्पल कलर का बॉक्स बनाया है, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। और आपकी पी का वैल्यू का टोटल देखो एक बार, 1/8, 3/8, 3/8, 1/8, टोटल हमेशा 1 के बराबर आना चाहिए। कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हर एक प्रोबेबिलिटी को चेक कर लो, कोई भी 0 से नीचे नहीं और 1 से बड़ी नहीं होगी, वो भी चेक हो गया सर, होगी सारी कंडीशन सेटिस्फाई, बस। ठीक है सर। अब उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है सर हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू को आप एवरेज की तरह मानो। जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एम निकालते थे तो आप क्या फॉर्मूला लिखते थे? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन ना, यहां पर लिखोगे सिग्मा पी एक्स अपॉन एन, लेकिन एन तो हमेशा 1 है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज तो हमेशा 1 के बराबर है। जैसे सिग्मा एफ की वैल्यू तो चेंज होती थी, यहाँ तो सिग्मा पी इज ऑलवेज 1। तो वही चीज हमको यहाँ पर देखनी है। तो क्या करेंगे सर हम लोग, x को p से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 इंटू 1/8 0/8, 1 इंटू 3/8 विच इज 3/8, 2 इंटू 3/8 विच इज 6/8, 3 इंटू 1/8 3/8। इन सब का सम किया, इन सब का सम आ रहा है 12/8। उसको प्रोबेबिलिटी के टोटल से डिवाइड किया, मतलब 1 से डिवाइड किया। 1 से डिवाइड करने की क्या जरूरत है, आंसर आ गया 1.5। समझ में आ रही बात आपको? दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड वैल्यू, समेशन ऑफ पी एक्स। इसको हम लोग सर एम भी बोल सकते हैं, और एम को प्रोबेबिलिटी की दुनिया में म्यू 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 से दिखाया जाता है। एम को प्रोबेबिलिटी की दुनिया में म्यू से दिखाया जाता है। तो आप इसको एक्स करके भी डिनोट कर सकते हो, आप इसको म्यू करके भी डिनोट कर सकते हो, दोनों चलेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड देयर प्रोबेबिलिटी। जो भी रैंडम वेरिएबल है एक्स, उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, एक्स और पी का सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट करके सम कर। Check now, check now, check now. Hello, hello all, hello, 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 mic check, mic check, mic check. कृपा बरस गई। कूल 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 कूल। आयो रे मारो रंगीलो मेहमान, लैग क्यों?
आयो रे मारो रंगीलो मेहमान, सही है। चलिए फाइन। अरे भाई लैग नहीं है यार, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते समय भी वेरियांस पढ़ा था। क्या होता है वेरियांस का फॉर्मूला? सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ, या फिर शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ा था सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इन्हीं चीज को अगर मैं प्रोबेबिलिटी में डालने जाऊं तो सिग्मा पी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा पी, डिनोमिनेटर में सिग्मा पी अभी भी है, सिग्मा पी तो हमेशा 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। न्यूमिनेटर में बच गया सिग्मा पी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब जैसा कि आप जानते हो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम प्रोडक्ट करना। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर रहा है, तो मैं उसको e ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। मैं उसको e ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। म्यू क्यों? क्यों म्यू? म्यू भी तो ex ही होता है भाई, x बार मतलब म्यू, और म्यू ही एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x भी है, तो x माइनस ex का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो ये चारों तरीके सेम ही हैं, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है सर, चिल। अब शॉर्टकट फॉर्मूला क्या था वेरियांस का? सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो मैंने लिखा सिग्मा पी एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा पी माइनस म्यू का होल स्क्वायर। अब देखो फिर से सिग्मा पी 1 हो गया, ऊपर बच गया सिग्मा पी एक्स स्क्वायर माइनस हो गया म्यू का स्क्वायर, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। बात तो सेम ही हो गई ना भाई, ये देखो बात तो सेम ही होगी। ठीक है, तो इससे सर हमारा बन गया वेरियांस का फॉर्मूला। ये रहा आप लोगों के सामने वेरियांस का फॉर्मूला। जैसे हमने सर वहां पर वेरियांस का फॉर्मूला समझा था फ्रीक्वेंसी के केस में, बिल्कुल वैसे ही अभी फिर से समझा है। ठीक है जी, चलो कूल। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं वेरियांस निकालने जाऊं तो कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मैंने किया x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स बार की वैल्यू आई थी 1.5, तो हर एक रैंडम वेरिएबल को 1.5 से माइनस करते गया। 0 माइनस 1.5, 1 माइनस 1.5, 2 माइनस 1.5, 3 माइनस 1.5, जो भी वैल्यूज आई उनके स्क्वायर करता गया, और फिर जाके मैंने देखा कि इसका समेशन आ रहा है 0.75। ये हो गया एक अप्रोच। दूसरा अप्रोच शॉर्टकट फॉर्मूला, पहले x की सारी वैल्यूज का स्क्वायर कर दिया 0.149, फिर उसको प्रोबेबिलिटी के साथ टोटल कर दिया, तो आंसर आ गया 0 इंटू 1/8 0/8, 1 इंटू 3/8 3/8, 4 इंटू 3/8 12/8, 9 इंटू 1/8 9/8, इनका सम किया 24/8 3। अब सिग्मा पी एक्स स्क्वायर 3 माइनस 1.5 का होल स्क्वायर, वो भी 0.75 आएगा। तो दोनों से तुम्हारा वेरियांस सेम आया है, चाहे तुम इस वाली अप्रोच से फॉर्मूला लिख लो ऊपर वाले से, चाहे वो तुम नीचे वाले से लिख लो, एक नॉर्मल एक शॉर्टकट है और क्या। ठीक है, चलो फिर आती है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू की प्रॉपर्टीज में कोई दिक्कत नहीं भाई, कांस्टेंट है तो उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगा। दो रैंडम वेरिएबल जुड़ रहे हैं तो उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू इंडिविजुअली ऐड हो सकती है। कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तुम्हारे एक्सपेक्टेड एक्स की वैल्यू में, तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल के अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल दो, और लास्ट में अगर वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई को भी इंडिविजुअली लिख सकते हो। अब देखिए सर, ये क्वेश्चन है आपके पास, अ रैंडम वेरिएबल हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 4 5 7 and 10, 0.15 0.20 0.40 0.15 0.10। आपको निकालना है फाइंड द वेरियांस। कैसे पता चला वेरियांस? फॉर्मूला देख के समझ में आ रहा है, ई ऑफ एक्स माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उनकी वैल्यूज लिख दी, फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज लिख दी, फिर मैंने क्योंकि मुझे वेरियांस निकालना था तो एक्स स्क्वायर का सम निकाला। एक्स स्क्वायर का सम आ रहा है 46.6, उसको माइनस किया मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू के स्क्वायर से, म्यू के स्क्वायर से। म्यू कैसे आया? म्यू आ गया मेरा सिग्मा पी एक्स से कैलकुलेटर की मदद से, 4 इंटू 0.15, 5 इंटू 0.2, 7 इंटू 0.4, 8 इंटू पॉइंट। समझ में आ रहा है ये वाली बात? इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 को 1.5 से, 5 को 0.2 से, 7 को 0.4 से, और 8 को 0.15 से, 10 को 0.1 से, तो ये आ गया 6.6। और x के स्क्वायर का समेशन करने जाऊं मैं तो वो मेरा आ रहा है सर 46.6। ठीक है, पर x का स्क्वायर का समेशन नहीं है वो, एक्चुअली x का स्क्वायर इंटू p उसका समेशन, 16 इंटू 0.15 एम प्लस, 25 इंटू 0.2 एम प्लस, 49 इंटू 0.4 एम प्लस, 64 इंटू 0.15 एम प्लस, 100 इंटू 0.1 एम प्लस, इन सबको मेमोरी रिकॉल करके ऐड किया, आंसर आ गया 46.6। तो 46.6 माइनस 43.56, आंसर आ गया 3.04। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई है, यस और नो गाइस? चलें आगे, चलो गुड। ये तो बहुत ही बेहतरीन वाला था सर। एक बिजनेस में तुम जाते हो तो तुमको पता चलता है कि प्रॉफिट होने के चांसेस हैं 0.75, लॉस होने के चांसेस है 0.25।
तो रैंडम वेरिएबल बना दिया मैंने वैल्यू ऑफ प्रॉफिट +50 -20, +50 के चांसेस 0.75 -20 के चांसेस 0.25, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू? मैंने बोला प्रोबेबिलिटी को x से मल्टीप्लाई करके सम कर दो, तो 50,000 इंटू 0.75, 20,000 इंटू 0.25, सम कर दिया 32,500, डन। नाउ ये वाला देखो, इस क्वेश्चन को देख के लगता है कि अरे एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्वेश्चन कैसे हो गया, ये तो लैंप वाला कर चुके हैं। अगली लाइन पढ़ो क्या लिखा है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव। तो एक बॉक्स में 12 इलेक्ट्रिक लैंप है, 5 उसमें से डिफेक्टिव है, एक मैन जो है 3 लैंप सिलेक्ट करता है, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव लैंप। सुनो, तुम्हारा रैंडम वेरिएबल हो जाएगा नंबर ऑफ डिफेक्टिव लैंप, क्योंकि तुम्हारे पास टोटल तुम 3 लैंप सिलेक्ट कर रहे हो, तो मैक्सिमम डिफेक्टिव क्या आ सकता है तुम्हारा, एक तो 0 आ सकता है, एक 1, एक 2 और एक 3, 4 ही पॉसिबिलिटीज हैं। चारों की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 डिफेक्टिव। मैंने बोला 0 डिफेक्टिव मतलब 12 में से जो तुम्हारे 7 नॉन डिफेक्टिव हैं, तीनों के तीनों तुमने वहां से चुन लिए 7C3। 1 डिफेक्टिव मतलब 1 डिफेक्टिव एंड 2 नॉन डिफेक्टिव, तो एक चुन लिया 5 डिफेक्टिव में से, 2 चुन लिए 7 नॉन डिफेक्टिव में से, 5C1 7C2। फिर तुम्हारा थर्ड केस आ गया x इक्वल्स टू 2, 2 डिफेक्टिव, तो 5 में से तुमने 2 डिफेक्टिव चुन लिए और बचे हुए 7 में से तुमने एक नॉन डिफेक्टिव चुन लिया, और आखिरी आ गया तीनों के तीनों डिफेक्टिव, तो 5 डिफेक्टिव में से 3 डिफेक्टिव चुन लिए, और ये हो गया 10 बाय। इन सबको जब तुमने टोटल किया, आंसर 1 आ रहा है। ठीक है सर, दैट इज व्हाट कि तुमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही बनाया। अब तुमसे उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 0 को 35/220 से मल्टीप्लाई करके m प्लस कर दिया, 1 को 105 इंटू 2/220 से प्लस कर दिया, 2 इंटू 70/220 से m प्लस कर दिया, और 3 इंटू 10/220 m प्लस किया, टोटल आ गया, फाइनल टोटल आ गया 1। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आएगी। ठीक है, इसकी क्विज बेटा कल होगी स्पेशल क्लास में 12 बजे। एमवी सर का सवाल आ गया, वही 2 बॉल निकालने वाला। एमवी सर ड्रॉज 2 balls फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 3 white and 5 red ball. If he gets 500 rupees if you draw a white ball. क्या गेम मिला है सर एमवी सर आपको, तो 500 रुपए मिलेंगे अगर व्हाइट बॉल निकली, 200 रुपए मिलेंगे अगर रेड बॉल निकली। कितना बढ़िया गेम है भाई, बताओ। डब्बे के अंदर तुम्हारे पास 3 व्हाइट बॉल डली हुई है, 5 रेड बॉल डली हुई है, आंख बंद करके तुमको ना कोई भी बॉल निकालना है। अगर तुम्हारी व्हाइट बॉल निकली तो तुमको 500 रुपए देंगे, अगर तुम्हारी रेड बॉल निकली तो तुमको 200 रुपए देंगे। ठीक है सर, तो बताओ एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी। तो मैंने बोला देखो 3 केस बनेंगे। पहला केस कि मैंने जो 2 बॉल निकाली दोनों व्हाइट निकल गई, तो 500 500 1000 रुपए मिल गए मुझे, तो अगर दोनों व्हाइट बॉल निकली तो 1000 रुपए। दूसरा चांस है कि दोनों रेड निकल जाएं, दोनों रेड निकली तो 400 रुपए, 200 प्लस 200, एक व्हाइट और एक रेड निकली तो 700 रुपीज। समझ में आ रहा। तो तुम्हारी रैंडम वेरिएबल की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, 1000, 400, 700। अब उनकी प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। दोनों व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी मतलब 3 व्हाइट में से दोनों व्हाइट तुमने चुन ली, 3C2 डिवाइडेड बाय हाउ टोटल बॉल 8C2 हो गया 28। अगला 700 रुपीज, सॉरी ये तो 400 रुपए का था। उसके बाद 700 रुपए मतलब एक व्हाइट और एक रेड, तो 5 में से एक व्हाइट चुन लो, 5 में से एक रेड चुन लो, 3 में से एक व्हाइट चुन लो, 5 3 15/28। और आखिरी हो गया तुम्हारा बोथ व्हाइट वाला 1000, 3C2/28। ठीक है सर, चल। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने देखी 625 रुपए। अब तुमसे अगला सवाल पूछा जाता है कि अगर तुमसे मैं बोलूं कि तुमको इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए 400 रुपए देने पड़ेंगे, तो क्या तुम इस गेम में पार्टिसिपेट करोगे? अवश्य करेंगे भाई, क्योंकि 400 रुपए तो मिनिमम मिलने हैं मुझे, कभी भी लॉस तो होना ही नहीं है। अगर गलती से भी एक व्हाइट बॉल भी निकल गई ना तो मैं प्रॉफिट में ही चला जाऊंगा, बिल्कुल खेलूंगा इस गेम को। 16.32 देखो, a number is selected at random from a set containing first 100 natural number and another number is selected from a first 200 natural number. What is the expected value of product? तो 2 क्वेश्चंस आ गए हमारे पास। एक रैंडम वेरिएबल है आपका कि 100 में से कोई नंबर आ जाए, 1 2 3 4 से लेके 100 तक। दूसरा रैंडम वेरिएबल है 1 2 3 4 से लेके 200 तक कोई नंबर आ जाए। नो प्रॉब्लम सर। अब देखो, पहले निकालता हूं सिग्मा px। एक बात बताओ यार, 100 नंबर तुम्हारे पास है तो सबके आने की प्रोबेबिलिटी तो बराबर होगी। रैंडमली तो कोई भी नंबर आ सकता है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/100, 1/100, 1/100, 1/100। वही अगर मैं 200 वाले क्वेश्चन में जाऊं तो 1/200, 1/200, 1/200, 1/200। जब मैं इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने जाऊंगा तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 को 1 से, 3 को 1 से, तो 1/100, 2/100, 3/100, 4/100 से लेके 100/100। इस पूरे का सम निकालने जाओगे ना आप, तो आपका वो सीक्वेंस एंड सीरीज का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, n+1/2 वाला, n+1/2 वाला। तो 1 + 2 + 3 से लेके 100 तक, 100 × 100 101/2, इससे तुम्हारा सिग्मा px का वैल्यू आ जाएगा।
फिर आखिरी सेम चीज तुम 200 वाले से करोगे, तो 1/200, 2/200, 3/200, 4/200, तो 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर 200 तक, तो 200 × 200 1/2, उससे तुम्हें दोनों का सम आ गया। दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई तुम्हारी 50.5, 100.5। तुमको दोनों की प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ रहा है, तो सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 50.5 × 100.5, चिल, खत्म। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी था सर, इसमें हमको सबकी वैल्यू, जो सारे के वाले टर्म्स हैं उनकी सबकी वैल्यू 1 के बराबर, सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत ही ईजी, आपके रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है 0, 1, 2, प्रोबेबिलिटी है 0.3, 0.5, 0.2, तो इनको क्रॉस प्रोडक्ट करके बताओ कितना एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रहा है। मैं बोलूंगा 0.3 × 0, 0.5 × 1, 0.2 × 2, मेमोरी रिकॉल किया, आंसर आ गया मेरा 0.9। चलो सर, फिर ये वाला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। तो मेरे पास डेटा दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, फॉर्मूला लगा दूंगा, सिग्मा px² - सिग्मा px का होल स्क्वायर। तो पहले x का स्क्वायर करा, 1 का स्क्वायर × 0.15, 2 का स्क्वायर, देखो मैंने कैलकुलेटर के स्टेप तक लिखे हुए हैं, 1 × = 0.15, 2 × = 0.25, तो ऐसा करके 15.45 तुम्हारा आ गया क्या भाई, सिग्मा px²। उसमें माइनस करोगे म्यू का स्क्वायर, म्यू मतलब सिंपल 1 × 0.15 m + 2 × 0.25 m +, ऐसा करके 3.55 आ रहा है। इसको माइनस किया, आ गया 2.84, ये हो गया वेरियांस, वेरियांस का रूट कर दिया तो एसटी आ गया। ठीक है सर, चलो, तो इसी के साथ प्रोबेबिलिटी का रिवीजन होता है डन। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा प्री एग्जाम मैराथन लाइव क्लासेस, जिसमें हम 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ मैथ्स, स्टैट्स, एलआर एंड थ्योरी, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डू, मी एंड निशांत सर। तो यहाँ पर आप लोग जो हैं सारे सेशंस को बढ़िया से अटेंड कीजिए। और एक इंपॉर्टेंट सेशन लास्ट में है, और वो होगा सर वार्म अप क्विज। पेपर के दिन सुबह 50 एमसीक्यू निशांत सर, देन 50 एमसीक्यू मैं, मतलब 2 घंटे के अंदर अराउंड 100 पेपर आप सुबह सुबह सॉल्व करके जाओगे मैथ्स, स्टैट्स, एलआर में। ओके गाइज, यस। चलिए, जाते जाते आपको बता देता हूँ, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर आप फ्री क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे हम प्यार से अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस बोलते हैं। और उसके लिए आपको अनलॉक कोड यूज करना होगा CAPRANAV, एंड दिस इज द चार्जेस फॉर अवर पेड सब्सक्रिप्शन, जहां पर आप प्रॉपर रेगुलर बैचेस, मेन बैच, RTP, MTP, PYQ बैच एटसेट्रा सब कुछ कंप्लीट कर सकते हो। सो दिस इज द सब्सक्रिप्शन चार्जेस फॉर CA फाउंडेशन। नई नई बैचेस भी जो हैं सर अभी शुरू हुई है कुछ ही दिनों पहले। तो अभी भी अगर किसी का CA फाउंडेशन का तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है और वो नवंबर अटेम्प्ट की टारगेट कर रहा है, बिल्कुल जाइए फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन लीजिए और बढ़िया से CAPRANAV कोड लगाकर ये सारे प्राइजेस में 10% ऑफ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर।